स्टार्ट कर दिया आप लोग, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मैसेज मिलने से। यस स्टार्टेड ना? हेलो क्या रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोगों को? यस सर। ओके सर, ओके सर, चलो Yes, sir. स्टार्ट। ओके सर, ओके चलो सर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्या स्टार्ट करेंगे सब? स्टार्ट बने बेसिकली ये आज वेडनेसडे है, और वेडनेसडे बेसिकली इकोनॉमिक्स का नाम है सर, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल है, जो फाउंडेशन लेवल इकोनॉमिक्स है, हम लोग उसी में मेनली आज की क्लास में बात करते हैं, और सीए वाले स्टूडेंट वाले भी करते हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये है कि हम लोग ना मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं सर। सर कौन सा मार्केट? सर ये कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट माने सर इकोनॉमिक्स ना, जैसे हम लोग अपने सोसाइटी में कंपटीशन करते रहते हैं ना एक दूसरे के साथ। हाँ, कौन कितना पैसा कमा लिया, कौन कितना, किसका किसका गाड़ी ज्यादा है, किसका बाइक ज्यादा है। हाँ, ये कौन किसका 2 माला बिल्डिंग है, किसका 3 माला बिल्डिंग है। माला मैंने स्टोर है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है सर, ये जो सोसाइटी का कंपटीशन है, ये तो सोसाइटी कंपटीशन करता रहता है। यस मानसी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो जो मैं बात कर रहा था सर, कि कंपटीशन वाइज मार्केट को हम लोग देखने मतलब समझ ऑलरेडी गए हैं सर, क्योंकि मैं आप लोगों को यही चीज बता रहा था कि जैसे हम लोग सोसाइटी में कंपटीशन करते रहते हैं, तो मार्केट के अंदर भी ना एक कंपटीशन होता है, लेकिन ये कंपटीशन डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने अलग अलग बिजनेस के बारे में बताया। जैसे आप लोग सबसे पहले ना परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जाने थे। किसके बारे में? परफेक्ट कंपटीशन। सर क्या था परफेक्ट कंपटीशन? मैं जस्ट आपको एक समरी बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कंपटीशन को अलग अलग लेवल में बताया गया है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर आप लोगों को पता है परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में एक बार कवर किया कंपटीशन का एक एक टॉपिक को। सर बाद में नहीं होगा? अरे होगा, अरे होगा। आज का जो क्लास है, ये एक्चुअली ये जो करंट जो सीरीज चल रहा था उसका लास्ट क्लास है। कोई बात नहीं, शायद मानसी को थोड़ा सा लगेगा कि सर अचानक से एकदम एडवांस लेवल। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट वीक से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सर ज्वाइन जब कर लिए तो रहो, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग काफी इंटरेस्टिंग मैटर में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का, काफी आइडिया मिलेगा। नहीं तो नेक्स्ट वीक से हम लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सो बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन सर आज का क्लास भी बहुत ही अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि आज हम लोग सर केस स्टडीज करेंगे। किसके ऊपर? कंपटीशन के ऊपर। मजा आ जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ। तो जैसे कि मैं कंपटीशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा था, कि इकोनॉमिक्स ने ना कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करके मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करके एक परफेक्ट कंपटीशन का नाम दे दिया, एक मोनोपोली का नाम दे दिया, ठीक है? एक एक मार्केट का नाम दिया मोनोपोली, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं ना स्क्रीन में, देख सकते कि नहीं देख सकते? बोलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। ओके सर। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने ये सब ग्राफ भी समझा दिया, ठीक है? जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है डोंट वरी, वापस जब हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे ना इकोनॉमिक्स के अंदर, वापस ये टॉपिक कवर कर लेंगे। तब जिन लोगों को रिवीजन करना है रिवीजन कर लेना, जिसको बैकअप लेके करना है बैकअप लेके कर लेना, जैसा मर्जी वैसा करो सर, सीखो जानो और इकोनॉमिक्स का मजा लो, ठीक है? क्योंकि बिकॉज इकोनॉमिक्स सर जिंदगी बनाने वाला सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ा चीज क्यों जिंदगी बनाते हैं? क्योंकि ये पैसा कमाने का सीक्रेट बताते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में पैसा कमाने का जो सीक्रेट है वो एक सब्जेक्ट बताते हैं, वो इकोनॉमिक्स, मतलब जो डायरेक्टली पैसा के साथ बात करता है। ऐसे सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना सर, इकोनॉमिक्स और पैसा। हाँ सर, इकोनॉमिक्स का बेसिक नाम क्या है? इसको बंगाली में या हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था, है ना? इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ क्या होता है यहाँ पर? अर्थ माने जिसको हम लोग आम तौर पे साधारण इंसान क्या बोलते हैं? पैसा, मनी, है मनी बोलते हैं ना।
हाँ, मनी है तो हनी है। ठीक, बात तो सही है सर, मनी है तो हनी है, बट मनी कमाने का मतलब ग्रीडीनेस से पैसा नहीं कमाया जाता। मतलब अगर आप लोभ करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसा मेहनत करने से मिलता है, दिमाग लगाने से मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोई काम करते हो, उसके इंटरेस्ट के साथ उस काम को करोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, और जो सोसाइटी का भलाई के लिए हो वो और बेहतर है सर। सोसाइटी को खराब करके पैसा कमाएगा है तो वो पैसा रहेगा नहीं, वो पैसा रहेगा नहीं, चला जाएगा, सब चला जाएगा, रहेगा नहीं सर। आप तो छोड़ो, आपका कोई भी मतलब आप देख सकते हो, कोई भी जो भी डॉन है, ठीक है, इस तरह का बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा ना तो वो भोग पाते हैं, ना तो उनका आगे का पीढ़ी भोग पाते हैं। सो बेसिकली हम लोग जेन्युइन बात करेंगे सर, इलीगल पैसा का बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर मैं भी मार्केट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, और मार्केट में हम लोग अलग अलग कंपटीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर मैं लगातार 4-5 क्लास हो गया होगा, तो आज शायद लास्ट क्लास है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट था जहां पर हम लोग देखे थे कि जैसे कि मानो सब्जी मार्केट, अब लोग सब्जी खरीदने जाते हो ना, वेजिटेबल्स रे बाबा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जहां पर बहुत सारे सेलर मिलेगा आपको, जहां नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है, जहां नंबर ऑफ बायर ज्यादा है, बहुत सारे लोग खरीदने वाले, बहुत सारे लोग बेचने वाले। ठीक है, ऐसा मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर दिखाई देता है। ठीक है, ये सब बोल दिया सर, पहले ही हो गया। मोनोपोली मार्केट, सर मोनोपोली मार्केट माने वो मार्केट को मोनोपोली बोलते हैं जहां पर सेल करने वाला प्रोडक्ट हो या सर्विस, सेल करने वाला माने बेचने वाला एक और खरीदने वाला अनेक। अनेक माने लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सिंगल सेलर, वो होता है मोनोपोली का कैरेक्टर। ये सब ग्राफ भी समझा चुका हूं सर। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो भी बताया था, है ना। फिर मैंने आप लोगों को मोनोपॉलिस्टिक के बारे में बताया था। मोनोपॉलिस्टिक या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसका और एक नाम था सर, लास्ट वीक यही हुआ था। मोनोपॉलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसके बारे में बताया था। मोनोपोली में लार्ज बायर माने खरीदने वाले अनेक, बेचने वाले एक, जैसे कि इंडियन रेल है ना, भारत में कोई दूसरा रेलवे व्यवस्था नहीं है, पूरा का पूरा एक ही कंपनी है जो इंडियन रेल के नाम से जाने जाते हैं। उसका एक सब्सिडरी है आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी के थ्रू से ही हम लोग टिकट काटते हैं। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हम तो पेटीएम से भी काट लेते हैं, हम इक्सिको से काट लेते हैं, हम मेक माई ट्रिप से भी टिकट काट लेते हैं, हम बहुत सारे हैं, गो आई बीबो से टिकट ले लेते हैं, लेकिन सर आप कहीं से भी टिकट काटो, अल्टीमेटली आपको आईआरसीटीसी आईडी चाहिए होता है। ये सर नो, जो लोग रेलवे टिकट ऑनलाइन काटते हो उनको उनको नॉलेज होगा। आप लोग काटते हो सर ऑनलाइन में रेलवे टिकट काटते हो? अरे बताओ ना, हाँ या ना। कौन सा ऐप यूज करता है सोमनाथ? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। अरे आप लोग ऑनलाइन टिकट नहीं काटते रिजर्वेशन के लिए? कुछ तो बताओ सर, ऐसे चुप ना रहो। क्या मैं कनेक्टेड हूँ? हाँ, ऑफलाइन करी सर। ऑफलाइन? रौनक ऑफलाइन करता है, अच्छा। सोमनाथ, तुषार, कोई भी ऑनलाइन टिकट नहीं काटता? साहिल, मानसी, एनीवन? हाँ सर কাটি তো। हाँ, कौन ऐप माध्यम है? व्हिच ऐप আমি यू यूज? ওই মেক মাই ট্রিপ। मेक माई ट्रिप, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि कौन सा ऐप यूज करते हो। अच्छा, अगर मेक माई ट्रिप भी यूज करते हो तो क्या मेक माई ट्रिप से डायरेक्टली हो जाते कि आईआरसीटीसी आईडी चाहिए होता है? आईआरसीटी से ही होता है। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ। आप भले ही अलग अलग ऐप के थ्रू से जाओ, आईआरसीटीसी ऐप के बिना नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। यही तो पूछ रहा, कहाँ था रे सोमनाथ, इतना देर से पूछ रहा, कोई जवाब नहीं है। हाँ, স্যার এখানে सामने बोल। কনস্ট্রাকশন চলছে ওর জন্য अच्छा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा, तो फिर व्हाट्सएप में जवाब दे देना, ठीक है। ओके कोई सर। बात नहीं सर, ठीक है। चलो, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मोनोपोली में इस तरह का देखने को मिलता है जहां पर आपको एक सिंगल सेलर मिलता है और खरीद मतलब बाई करने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में मैं आपको लास्ट दिन बताया था कि मोनोपोलिस्टिक ऐसा है कि इसका क्या एग्जाम्पल था रे मोनोपोलिस्टिक में, किसी को याद है? तुषार,
मोनोपोलिस्टिक में मैं किस तरह का कंपनी के बारे में बोला था? मिल्क कंपनी के बारे में बोला था। इसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं, माने बहुत सारे प्लेयर माने बहुत सारा बिजनेसमैन होता है जो मार्केट में होते हैं, बट एक एक जन के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है। इसमें मिल्क कंपनीज लाइक अमूल, मदर डेयरी, या फिर आप जहां पर भी बिलोंग करते हो वहां का लोकल मार्केट, ठीक है। मिल्क कंपनी था, फिर आपका साबुन कंपनी, सोप, हाँ, सोप, शैम्पू एटसेट्रा, ठीक है, बिस्किट्स, बेकरी बेकरी कंपनीज, मतलब है बहुत सारा कंपनी, बट एक एक के पास अच्छा खासा शेयरिंग होगा मार्केट का। तो ये मोनोपोलिस्टिक एक मार्केट था। सर ये सब तो हो चुका है, फिर रिपीट क्यों कर रहे हो? सर मैं रिपीट नहीं कर रहा था, मैं तो बस आज का क्लास को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा याद दिला रहा था। जिन लोगों ने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स किया है उनको पता है कि मार्केट क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आज मैं जिस मार्केट के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है सर ओलिगोपोली मार्केट। नाम सुना आप लोगों ने कभी ओलिगोपोली? सर मार्केट का नाम नहीं है, ये एक कंपटीशन का नाम है, ये एक कंपटीशन का नाम है। इंग्लिश में ओलिगोपोली मार्केट का एक मतलब पहचान होता है, ठीक है, मतलब मोनोपोलिस्टिक जैसे हो गया, मोनोपोली जैसे हो गया, ठीक है, वैसा ही एक मार्केट कंडीशंस होते हैं जिसको ओलिगोपोली के नाम से जाना जाता है। तो सम फेमस प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं यूरोपियंस वर्ल्ड में। Stigler defines oligopoly as that situations in which a firm bases its market policy in part on the expected behavior of a few close rivals। ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, और इसके ऊपर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बताने जाऊंगा आपको। ओलिगोपोली मार्केट को पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और एकदम प्रेजेंट मार्केट के साथ, मतलब एकदम अभी जो मार्केट कंडीशंस है उसी में एक एग्जांपल में यूज करूंगा आपके साथ। मजा आ जाएगा। जो लोग इकोनॉमी, शेयर मार्केट, ये सब चीजों के साथ जोड़ना चाहते हो या फिर आगे अपना करियर को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, उनको बड़ा मजा आएगा और इस ओलिगोपोली का भी पहचान हो जाएगा। तो ये प्रोफेसर स्टिगलर क्या कहते हैं? ओलिगोपोली एज दैट सिचुएशंस इन व्हिच अ फर्म बेसेस इट्स मार्केट पॉलिसी इन पार्ट ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ ए फ्यू क्लोज राइवल्स। राइवल माने कॉम्पिटिटर सर, कॉम्पिटिटर माने आप जैसा ही दूसरा बिजनेस। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है सर, ओलिगोपोली में ना बहुत सारे बिजनेसमैन नहीं होते, माने मार्केट में कंपनी बोलो, बिजनेस बोलो, बहुत सारे नहीं होते, फ्यू होते हैं, फ्यू माने वेरी वेरी फ्यू कंपनीज होते हैं जो ओलिगोपोली मार्केट में अपना मार्केट बना पाते हैं। मोनोपोली भी नहीं है। मोनोपोली में क्या है, जैसे इंडियन रेल या आईआरसीटीसी के बारे में मैं आपको पहले भी बताया था। इंडियन रेल अकेला है, कोई ऐसा कंपनी है जो दूसरा ट्रेन चलाता होगा कि भाई इंडियन रेल का ट्रेन नहीं चल रहा है, मैं किसी दूसरे कंपनी का ट्रेन पकड़ लूंगा? ऐसा तो नहीं है, है ना, इंडियन रेल एकमात्र कंपनी है। सिमिलरली वो तो मोनोपोली है, वो मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, या दिल्ली मेट्रो, ठीक है, दिल्ली के अंदर। इसी तरह का हर जगह में। लेकिन जैसे अगर बस का कंपनी देखा जाए तो बस कंपनी आपको प्राइवेट भी मिल जाएगा, अलग अलग प्राइवेट लोगों का है ओनरशिप में, तो वो तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया बस मालिक का जो बात है। ओलिगोपोली क्या है सर? सर ओलिगोपोली में ना आपको कंपनी का संख्या कम मिलेगा, मे बी 3 to 4 कॉम्पिटिटर, मे बी 3-4, इससे ज्यादा नहीं होगा। कभी कभी तो 2 ही कंपनी मिलता है मार्केट में, हार्डली 2, हार्डली 2। एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब ओलिगोपोली मार्केट का क्या एग्जाम्पल होगा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ओलिगोपोली को ना, ओलिगोपोली में अगर किसी भी ओलिगोपोली मार्केट में अगर हार्डली 2 मार्केट प्लेयर है, मैंने हार्डली 2 कंपनी दिखता है, तो ऐसे मार्केट को डुओपोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डुओपोली बोलते हैं, डुओपोली, ठीक है। इसमें ना एक मतलब इसमें ना एक एक बिजनेस का अपना अपना मोनोपोली भी दिखता है। इट्स नॉट एग्जैक्ट मोनोपोली, बट मोनोपोली जैसा कैरेक्टर इनके अंदर होता है, मोनोपोली जैसा कैरेक्टर इनके अंदर होता है, ठीक है, बिकॉज इनका प्रॉपर कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, प्रॉपर कॉम्पिटिटर हार्डली 2-3, ठीक है। अब आपको मैं ऐसे बिजनेस के बारे में डिटेल्स में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो बेसिकली चैप्टर का पार्ट है, वो चैप्टर का मेन नाम है सर प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, मैं उसी के अंदर बात कर रहा हूँ। सो ओलिगोपोली को अगर मैं थोड़ा डेफिनेशन वाइज बोलूं तो आप ध्यान से थोड़ा सुनो। An oligopoly is a market in which there are few producer of a product, few producer। बहुत जल्दी केस स्टडीज में आने वाला हूं, दिल थाम कर बैठिए, मजा आ जाएगा। few producers of a product, ज्यादा प्रोड्यूसर्स नहीं, few।
ओलिगोपोली इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट माने इम्परफेक्ट माने जो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट में क्या फर्क है? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसका मेन डिफरेंस जो है सर, ध्यान से समझना है आपको। परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, जैसे आपको मैंने सबसे पहले जो मार्केट फॉर्म के बारे में सिखाया था डिटेल्स में, वो है परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद मैंने आपको मोनोपोली सिखाया, मोनोपोलिस्टिक बताया, जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से ही जाना जाता है। सो ओलिगोपोली को भी वही कहा जा रहा है, ये भी एक इम्परफेक्ट टाइप ऑफ मार्केट है। इम्परफेक्ट टाइप माने जहां पर कंपटीशन परफेक्ट नहीं है। अब आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट में क्या अंतर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट? जैसे से फॉर एग्जांपल, आप कभी शॉपिंग करने जाते हो सर, जहां पर आप लोगों का आप जहां से भी बिलोंग करते हो सर, उस एरिया में जो भी बेस्ट शॉपिंग एरिया है, मे बी आप कपड़ा मार्केट, ठीक है, क्लोथ मार्केट, जैसे मैं अगर कोलकाता में देयर आर 3-4 टॉप डेस्टिनेशंस इन कोलकाता, ठीक है, शॉपिंग डेस्टिनेशंस इन कोलकाता। मॉल नहीं रे बाबा, मॉल में तो हो, मॉल क्या मार्केट हो गया, वहां पर बार्गेन वगैरह थोड़ी होता है। मॉल में मार्केटिंग करके वो मजा नहीं है। वो अलग बात कि हम लोग चले जाते हैं क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने के चक्कर में। लेकिन जैसे मैं आपको एस्प्लैनेड मार्केट ले चलता हूँ, ठीक है, अगर कभी कोलकाता में मार्केट करना है, मार्केटिंग करना है, तो आप एस्प्लैनेड मार्केट जाइए, ठीक है, न्यू मार्केट के नाम से भी जाने जाते हैं। धर्मतल्ला में होता है सर, जगह का नाम है धर्मतल्ला। या फिर अगर आप थोड़ा सस्ता में लेना चाहते हो तो आपको हाथी बागान मार्केट मिलेगा नॉर्थ कोलकाता में। अगर आपको लड़की लोगों के लिए बड़ा फेमस है स्पेशल, मतलब लेडीज स्पेशलिस्ट मार्केट, गोड़िया हाट मार्केट, वेरी इंटरेस्टिंग, काफी बेहतर मार्केट है, न्यू मार्केट एरिया। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ सर? सर आप देखो तो समझोगे ना। ये देखो सर, यहाँ पर इस न्यू मार्केट एरिया में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है, जैसे कि दुर्गा पूजा टाइम पे चले जाना, इतना भीड़ होता है, चलने का जगह नहीं मिलता सर। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो गाड़ी भी खड़ा रहता है ना, ये गाड़ी मानो किसी का कार है जो यहाँ पर आसपास में ऑफिस के लिए आए हैं, इसका गाड़ी जो पार्क होता है वो भी रेंट पे दे देता है। मैंने अगर मानो किसी का गाड़ी 5 घंटे के लिए पार्किंग में है, तो वो पार्किंग में रहेगा, इस गाड़ी के छत को यूज कर लेगा प्रोडक्ट बेचने के लिए। ऐसा भीड़ होता है। सर कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू मार्केट में जाते हो, तो न्यू मार्केट में अलग अलग वेंडर्स अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है। आपको क्या लगता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है? व्हाट डू थिंक सर? प्लीज थोड़ा जवाब दीजिएगा। जैसे मानो यहाँ पर, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। सर परफेक्ट। चलो सर, थैंक यू। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, जैसे मानो ये बैग का मार्केट है, ठीक है, ये बैग दुकानदार, ये वाला एक ओनर है, ये जो आपको बैग का दुकानदार दिख रहा है, ये वाला एक ओनर है, और ये बंदा एक ओनर है, ठीक है। अब मानो तुम यहाँ पर पहुंचे हो, तो ये बंदा इस बैग का दाम बता रहा है 500 500 करके चिल्ला रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा सा कंपटीशन में आपको थोड़ा सस्ता में मे बी दे सकता है? मे बी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन दिखता है, यानी अगर ये दाम थोड़ा ज्यादा बोलेगा, तो ये हमेशा देखता रहता है कि अगर ये वही चीज का दाम 500 बोल रहा है, तो ये आपको 470 या 450 में दे देगा सेम प्रोडक्ट में भी, ठीक है, अगर उसको लगता है कि भाई मेरा तो चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि परफेक्ट कंपटीशन में आपको प्राइस वॉर बहुत आम तौर पे देखने को मिलता है। प्राइस वॉर माने प्रोडक्ट का दाम को लेके इनके अंदर एक कंपटीशन रहता है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मैं जो बात कर रहा था, मैं जिस इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था, वो क्या है सर? इम्परफेक्ट कंपटीशन माने वहां पर प्राइस को लेके इस तरह का कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है। सब अपने अपने क्वालिटी के ऊपर चलता है, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर कंपटीशन होते हैं, ठीक है। दाम को लेके आमतौर पे कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है, दाम दाम भी मैटर करता है, बट दाम से ज्यादा दूसरी चीजें ज्यादा मैटर करता है। तो इन अदर वर्ड्स व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स, मैक्सिमम 2 से लेके 10, ज्यादा नहीं, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको हार्डली 2 से 10 तक का मार्केट मतलब प्लेयर मिलेगा। प्लेयर माने
प्लेयर माने स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं रे बाबा, प्लेयर माने बिजनेस प्लेयर, ठीक है, जो मार्केट में बिजनेस करने के लिए आए। इकोनॉमिक्स इसको प्लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। 2 से 10 मैक्सिमम। ये एक तरीके का प्रोडक्ट भी बेचते हैं, एक तरीके का माने होमोजेनियस, क्या बोलते हैं इसको, होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड को और एक नाम से भी कहा जाता है हेट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस माने जब एक ही तरह का प्रोडक्ट हो, जैसे बैग के मार्केट में सारे के सारे लोग बैग ही बेच रहा हो, ठीक है, जैसे ये लेडीज बैग्स हैं, सारे के सारे बैग बेच रहे हैं, माने सब होमोजेनस प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर कोई बैग बेचता तो कोई कपड़ा बेचता तो वो हेट्रोजेनस होता, ठीक है। हेट्रोजेनस माने डिफरेंट काइंड का प्रोडक्ट भी बेच सकता है। सो कहने का मतलब है कि ओलिगोपोली मार्केट में 2 से 10 तक प्लेयर हो सकता है मैक्स टू मैक्स। होमोजेनियस या डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट माने अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट भी बेचता है ना, तो प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Oligopoly is said to exist. Consider the example of cold drinks industry, automobile industry. ठीक है, ऑटोमोबाइल माने टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, सॉरी फोर व्हीलर्स, टू में भी है बट टू व्हीलर्स का उतना कंपटीशन नहीं है, तो उतना वो सिर्फ मैटाडोर वैन होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स में आपको ज्यादा प्लेयर नहीं नजर आएगा मार्केट में। कोल्ड ड्रिंक्स का 2 बड़ा प्लेयर का नाम बताओ, पेप्सी, कोक। अब कोई बोलेगा सर बहुत सारा और भी है, स्प्राइट है, हाँ, 7 अप है, माजा है, स्लाइस है, और बताओ, माउंटेन ड्यू है, थम्स अप है। सर मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैं नाम लिया, स्प्राइट, 7 अप, माजा, स्लाइस, ड्यू, थम्स अप, ये सब अलग अलग कंपनी है? हाँ सर, व्हाट डू यू थिंक, ये सब डिफरेंट कंपनी है क्या? सर कुछ एक ब्रांड के अंदर आता है, कुछ अलग अलग है। सर अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, ये जो मैक्सिमम नाम मैंने बताया, जैसे आई थिंक थोड़ा ऑल्टर हो सकता है, मैं एग्जैक्टली मतलब आपको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी मुझे जितना नॉलेज है आप चेक कर सकते हो, बॉटल देख देख के दुकान में जाके। स्प्राइट, स्लाइस, ये सब पेप्सी के अंदर आता है। माजा, 7 अप, सॉरी स्प्राइट, माजा, ठीक है, आई थिंक ड्यू ऑल्सो, ये कोको कोला के अंदर आता है। थम्स अप इज ऑल्सो कोको कोला ब्रांड। मैंने एक्चुअली मेन ब्रांड पेप्सी एंड कोक है, ये सब तो मतलब प्रोडक्ट ब्रांड है, कंपनी नहीं। दीज ऑल आर प्रोडक्ट ब्रांड्स, ठीक है। मेन कंपनी है पेप्सी एंड कोक। जरूरत पड़ने से दुकान में जाओ और जाके चेक कर लो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्रूफ आपके सामने हो जाएगा, आप जहां भी रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में रहते हो, आपके घर के अगल बगल में कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान मिल ही जाएगा। आप जाओ दुकानदार को बोलो कि भैया जितना कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स है सब दे दो, हमको एक सर्वे करना है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, सो कहने का मतलब था कि ये सब ओलिगोपोली मार्केट का एग्जांपल है, लेकिन किंतु परंतु अब हम लोग पहुंचेंगे सर आज का केस स्टडीज पे। मैं क्यों बोला केस स्टडीज, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, फिर हम लोग ओलिगोपोली का कैरेक्टर्स, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस में बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्जाम में किस तरह का चीजें नॉलेज रखना पड़ता है, ओलिगोपोली का कैरेक्टर क्या होता है, ओलिगोपोली ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओलिगोपोली थोड़ा यहाँ पर तो टेढ़ो क्यों हो जाता है, मतलब यहाँ पर इसका जैसे वो हम लोगों का नी जैसे होता है ना, ठीक है, नी की तरह थोड़ा सा ये किंग क्यों हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, क्यों, इसके बारे में भी एक स्पेशल नॉलेज आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो पूरा कैरेक्टर के अंदर छुपा हुआ ये चीज, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, ये कैरेक्टर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर एक केस स्टडीज देने वाला हूँ। एक्चुअली ये मैं शेयर मार्केट क्लास में, आप लोगों को पता है कि शेयर मार्केट क्लास का एग्जांपल्स मैं कई बार इकोनॉमिक्स क्लास में यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे हर एक केस लॉ यूज नहीं करता सर, बट अगर कोई स्पेशल केस मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स से एकदम डायरेक्ट रिलेशन में आ जा रहा है और आपके टॉपिक के साथ मैच कर रहे हैं, तो मैं उसको उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही एक केस लॉ है जो मैं एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्लास में बता रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए।
सर आप मुझे एक चीज बताओ, आप इस ब्रांड के बारे में सुना है कि नहीं सुना? 3 ब्रांड है यहाँ पर, जल्दी बोलो। बजाज, रॉयल एनफील्ड, हीरो। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा विदाउट एनी बायसनेस या फिर अपने मर्जी से बोलो सर, आप तीनों ब्रांड में से आप लोगों का क्या चॉइस है? चलो मैं एक एक करके बोलता हूँ। सोमनाथ, कौन सा ब्रांड आपको अगर चूज करना हो तो कौन सा चूज करोगे, बजाज, रॉयल एनफील्ड या हीरो? रॉयल किसका बाइक एनफील्ड। लोगे? चलो सोमनाथ का वोट रॉयल एनफील्ड में पड़ा। बाकी क्रिश, क्रिश का वोट किधर पड़ेगा? तीनों में से किसी को चूज करना है। आप कोई किसी को दूसरा ब्रांड पसंद है वो अपने पॉकेट में रखे, यहाँ पर तीनों में से चूज करना है, जल्दी बोलो। क्रिश को कौन सा ब्रांड पसंद है? तुषार? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड। साहिल बोल। रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड। अच्छा मानसी को भी पूछ लेते हैं। मानसी आप भी बता दो सर, कौन सा ब्रांड आपको पसंद है, बजाज का बाइक, पल्सर टाइप्स, रॉयल एनफील्ड या हीरो? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड, बाप रे, सब रॉयल एनफील्ड का फैन है। हीरो किसी को नहीं चाहिए? किसी को हीरो पसंद है? अच्छा रौनक, रौनक का क्या पसंद है? रॉयल एनफील्ड सर। रॉयल एनफील्ड। अरे भाई कोई दूसरा ब्रांड भी पसंद कर लो। चलो मेरा वोट हीरो की तरफ है, जाओ। ठीक है सर, आप बूढ़े हो चुके हो, आपको रॉयल एनफील्ड पसंद नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं सर, ओके, आई एम ओके टू बी बुढ़ा। ओके बुढ़ा तो होना ही पड़ता है अच्छा देखो सर पॉइंट क्या है। चलो आप लोगों का जो जवाब है मुझे एक्सपेक्टेड था, रियली एक्सपेक्टेड था। मुझे पता था कि रॉयल एनफील्ड में ही वोट सबसे ज्यादा गिरेगा। सो अब रॉयल एनफील्ड का जो वोट इतना ज्यादा आप क्लास में ही पड़ गया सर, हम लोगों का छोटा सा क्लास में, तो आप सोचो कि इंडिया में रॉयल एनफील्ड का मार्केट शेयर कितना हाई होगा। हाँ, अब सवाल उठता है तो फिर बजाज, हीरो, ये लोग क्या झक मारने आया है मार्केट में? हाँ, ये लोग बिजनेस नहीं करेगा? सर इनका भी प्रोडक्ट लाइन जो है ना, एक्चुअली ये जो रॉयल एनफील्ड का बाइक है ये सब 250 सीसी के ऊपर वाला इंजन में इनका मार्केट अच्छा है। लोअर लेवल जो रेगुलर बाइक है, रेगुलर बाइक ठीक है, जो ज्यादातर गांव में यूज होता है या फिर सिटी में भी काफी लोग यूज करते हैं, बट गांव में ज्यादा है, उसमें हीरो का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। मैंने वहाँ 110 सीसी, हाँ सर, 125 सीसी, ये सब इंजन का जो गाड़ी है उसमें हीरो का मार्केट सबसे बेहतर है। बजाज भी कुछ कम नहीं है, वो सेकंड में आएगा। रॉयल एनफील्ड उसमें अपना जगह नहीं बनाया। रॉयल एनफील्ड बेसिकली लग्जरी, मैंने इसको लग्जरी नहीं बोलते, बाइक में लग्जरीनेस नहीं आता है, बाइक में बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं सर? प्रीमियम बाइक। तो प्रीमियम बाइक कैटेगरी में या फिर 250 सीसी के ऊपर का इंजन वाला जो बाइक सेगमेंट है उसमें रॉयल एनफील्ड का मार्केट बहुत बढ़िया है, उसका कंपटीटर कोई नहीं है अभी, कोई नहीं। इंडियन मार्केट में तो प्रॉपर कंपटीटर नहीं है। यस, इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो कुछ ब्रांड इंडिया में भी चलता है, जैसे कि आई थिंक हायाबुसा ना, क्या ब्रांड है सर उसका? हायाबुसा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? नहीं, हायाबुसा नहीं, हार्ले डेविडसन है ना, आई थिंक हार्ले डेविडसन अमेरिका का ब्रांड है जो रॉयल एनफील्ड को इंटरनेशनली काफी बड़ा टक्कर देता है। मतलब रॉयल हार्ले डेविडसन तो और भी ज्यादा अच्छा है। क्या बोलते हो आप लोग? अरे हाँ सर। है ना सर, इसी में एक्चुअली एक बहुत बड़ा न्यूज है। क्या है सर? ये हीरो हम हमारा भारत का जो हीरो है ना, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, ये हार्ले डेविडसन के साथ टाई अप कर लिया है, पार्टनरशिप कर लिया है। अब हार्ले डेविडसन इंडिया में मेड इन इंडिया हार्ले बनाएगा, तो क्या होएगा? क्या लगता है? रॉयल एनफील्ड का मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन मिल जाएगा, थोड़ा क्या काफी अच्छा खासा कंपटीशन आ जाएगा, क्या बोलते हो? अगर हार्ले डेविड का इंडियन वर्जन आ जाता है हीरो के साथ पार्टनरशिप करके,
तो डोंट यू थिंक कि मार्केट में रॉयल एनफील्ड का दबदबा थोड़ा सा खराब हो सकता है? पर टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, चलो 5 साल का टाइम फ्रेम लेते हैं। होगा कि नहीं होगा? कंपटीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। बस वही पूछ रहे हैं सर। सो कहने का मतलब है ये है ऑलिगोपोली मार्केट, एकदम प्योर ऑलिगोपोली, जहां पर मैं 3 ब्रांड का नाम आपके सामने है, एक बजाज, एक हीरो और एक रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड का मार्केट, अब इसमें से तीनों कंपनी का मार्केट में शेयर है, ठीक है। अगर मैं आपको रिसेंटली लास्ट कुछ सालों में कंपनी का, जैसे रॉयल एनफील्ड जिस ब्रांड के अंदर आता है उसका नाम है सर आइचर मोटर। 2014 ऑनवर्ड्स 2014 ऑनवर्ड्स रॉयल एनफील्ड का सेल इतना बड़ा है सर, इतना ग्रोथ किया है रॉयल एनफील्ड 2014 के बाद से। उसके पहले इसका मार्केट बहुत खराब था, माने उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। ये एक्चुअली रॉयल एनफील्ड के बारे में कहानी है कि ये ब्रिटिश का ब्रांड था। ये एक्चुअली अपने आर्मी के लिए बाइक बनाता था। बाद में 93 में रॉयल एनफील्ड मतलब आइचर मोटर ने इसको बाइक परचेस किया। उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत मेहनत करके 93 से 2014 कम से कम 20 इयर्स लग गया। कम से कम 20 इयर्स थोड़ा सा कम, 15 to 17 इयर्स लगा इसको अपना मार्केट को डेवलप करने में। 2014 के बाद से रॉयल एनफील्ड का सेल इतना टॉप लेवल गियर लिया कि रोकने का नाम ही नहीं लिया था। और इसका इफेक्ट आपको इस कंपनी के शेयर के अंदर भी दिखने को मिलेगा। कंपनी के शेयर देखो आप, कभी 23 টাকা, 32 रुपीज, कभी 21 रुपीज, लेकिन 2014 के बाद से ये जो इसका मतलब गियर जो शिफ्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर लगा के अभी एक शेयर का दाम चल रहा है मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल में है 3200, 3300 मान के चलो आप, 3300 पर शेयर, ठीक है। अच्छा हीरो का भी देख लेते हैं। इतना दूर जब आए हैं तो हीरो क्या गलती कर दिया, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो का भी शेयर का दाम 3077 चल रहा है, लेकिन अगर आप हीरो का देखो तो लास्ट अगर 2014 के बाद से रॉयल एनफील्ड जैसा ग्रोथ तो नहीं है। 2014 के बाद से हीरो के शेयर में भी ग्रोथ आया है, बट फिर भी नॉट लाइक रॉयल एनफील्ड। हाँ, नॉट लाइक रॉयल एनफील्ड, ठीक है। बजाज ऑटो, इसका थोड़ा सा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो 4881 रुपए। और अगर आप मैक्सिमम देखें तो 2014 ऑनवर्ड्स इसका भी हुआ है, 2033 चल रहा था, 2000 के आसपास था, अभी 4000 चल रहा है। तो ये भी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड का ग्रोथ थोड़ा गजब ही है ना। ये लोग भी बहुत अच्छा किया है, बट रॉयल, क्योंकि बजाज और हीरो तो पहले से ही मार्केट में अपना जगह बना के रखा था, बट रॉयल एनफील्ड का जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी के लिए है। लेकिन लास्ट कुछ सालों में मैं आपको एक ऑलिगोपोली डेटा दिखाता हूँ। प्रीमियम बाइक माने इंजन के कैपेसिटी से प्रीमियम बाइक को समझा जाता है सर। अगर 250 सीसी के ऊपर का इंजन कैपेसिटी है उसमें अगर आप देखो तो इंडियन मार्केट में 86% का मार्केट रॉयल एनफील्ड के पास है। ये 250 सीसी के ऊपर इंजन वाला, मतलब जो लोअर क्लास है, मैंने लो क्वालिटी इंजन या फिर लेस कैपेसिटी, लो कैपेसिटी लाइक 125, 150, ठीक है, 110, ये सब के मार्केट नहीं है इनका। ये सब में हीरो का मार्केट या बजाज का मार्केट अच्छा है। लेकिन 250 सीसी प्लस मैंने प्रीमियम बाइक कैटेगरी में बजाज का 3% है, होंडा का 5% है, जावा का 5% है, बाकी सबका मिला जुला के 1% है। हीरो तो बाकी सबके अंदर आता है, हीरो जो है वो बाकी सबके अंदर आता है। फिर भी बजाज थोड़ा सा है, होंडा का भी जगह है, होंडा भी बाइक अच्छा बनाता है, जावा है इसके अंदर, आदर्स के अंदर हीरो आ जाएगा, मैंने हीरो तो कहीं पर भी नहीं है, मैंने 250 प्लस में। बात को समझे सर। लेकिन इस बार हीरो ने डिसाइड किया कि वो रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज हार्ले डेविडसन, उसके साथ टाई अप करके उसको लाने वाला है। ऑलरेडी पार्टनरशिप हो चुका है, ठीक है। अब देखने वाला बात यही है कि आगे क्या होगा। मैं ऐसा सुनाई दे रहा है मार्केट में कानाफूसी में कि प्राइस रहेगा, और रॉयल एनफील्ड का जो हिमालयन है ना सर, या क्लासिक 350 जो है,
उसके आसपास का दाम रहेगा 2.3 लाख समथिंग, ऐसा कुछ, मे बी अराउंड आसपास। अच्छा, बजाज ने भी कोलैबोरेशन किया है ब्रिटिश ब्रांड ट्रिumph के साथ। आप अगर आप लोग जानते हो, ब्रिटिश का, इंग्लैंड का बहुत फेमस ब्रांड है ट्रिumph बोल के, उसके साथ बजाज ने कोलैबोरेट किया है। वो भी इसी तरह का बाइक बनाते हैं। आप लोग जानते हो ट्रिumph के बारे में? नाम सुना है कि नहीं सुना? कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बजाज को कंपटीशन देने के लिए ऑलिगोपोली लेवल का कंपटीशन है, आ रहा है। अब जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, अब उसको थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड में चिंता होगा क्योंकि इतना दिन से जो रॉयल एनफील्ड में पैसा कमाया आईचआर मोटर पे, उसको थोड़ा सा चिंता तो होगा। मैंने जिस स्पीड से वो बन रहा था, उस स्पीड में थोड़ा बम्प तो लगेगा। बम्प माने बम्पर जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पीड को थोड़ा सा कम तो करेगा। नाउ अब आईचआर मोटर का, जैसे आपको मैं कुछ स्टोरी बताया कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश इसको बनाया था अपने आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बेसिकली। तब इंडियन आर्मी नहीं था, ब्रिटिश आर्मी था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी था। इसके बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो अगर आप रॉयल एनफील्ड का स्टोरी सुनोगे ना, रॉयल एनफील्ड पहले 2000 के आसपास के टाइम पे, 2005 9 10 के आसपास, हर साल हार्डली 25,000 बाइक बिकता था। 2010 में इसका बाइक थोड़ा सा बड़ा, 50,000 बाइक बिका। लेकिन गजब रिकॉर्ड बना दिया सर। इसीलिए बोलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव में लगे रहो, किस्मत कब आपके साथ आएगा और मेहनत कब रंग लाएगा, ये सब ऊपर वाले को पता है सर। ठीक है, ये सिर्फ ऊपर वाले को पता है। 2015 में गजब हो गया सर। 2005 में कंपनी हार्डली 25,000 बाइक बेचता था एवरी ईयर, ठीक है, पूरा इंडिया में। 2010 में वही बाइक का बिकने का अमाउंट बढ़ के हो गया 50,000 बाइक 2015 में, और 5 साल बाद यही अमाउंट हो गया 4.5 लाख बाइक एवरी ईयर। ह्यूज डिफरेंस, 25-50, कम से कम कितना गुना, 8 गुना ज्यादा, 8 टाइम्स, मोर देन 8 टाइम्स। काफी समय वेट करना पड़ा, तब जाके ये मार्केट मिला इनको, रॉयल एनफील्ड को। लेकिन रॉयल एनफील्ड आपको मैंने दिखा दिया शेयर मार्केट के ऊपर बेस करके कि क्या उसका जंपिंग आया था। अब तो 86% मार्केट साइज है उसका प्रीमियम बाइक कैटेगरी में। द बिग क्वेश्चन इज दैट कि हीरो और बजाज रॉयल एनफील्ड को क्यों टक्कर देने आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन है सर। हीरो और बजाज का मार्केट तो था अपने अपने जगह में, लेकिन रिसेंट एक स्टोरी है आपको बताऊं कि क्यों ये मार्केट में ऐसा कंपटीशन क्यों होता है। तो इसमें आपको ना सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में हीरो और बजाज ऑटो, हीरो मोटो या बजाज ऑटो जिस तरह का बाइक बनाता है, उसका क्या सिचुएशन है। सर हीरो या बजाज जिस तरह का बाइक बनाते हैं, जो थोड़ा सा लो सीसी वाला इंजन है, मैंने लो लो कैपेसिटी वाला, उसका सेल मार्केट में गिरा है क्योंकि मार्केट में और भी छोटा छोटा कॉम्पिटिटर आ गया है, और स्कूटी का काफी सेल बढ़ा है, और स्कूटी सेगमेंट में और भी कंपनीज है। तो अगर हीरो और बजाज का देखा जाए तो हार्डली मतलब इसका 12% मार्केट शेयर, मतलब मोटर बाइक सेल में 12% गिर गया है, बजाज का 7% में ड्रॉप हुआ है, डोमेस्टिक सेल एज वेल एज एक्सपोर्ट्स दोनों में। तो कहीं ना कहीं जिस टाइप का बाइक ये लोग बड़ा बनाता है हीरो और बजाज ज्यादातर केस में, वैसा नॉर्मल बाइक का सेल गिर गया है, तो इनको अभी बिजनेस नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑपोजिट साइड में देखा जाए कि इवन लास्ट ईयर जून मंथ जो है, माने आज 2023 है, 2022 के जून से 2023 के जून में अगर देखा जाए, सिर्फ जून का, लास्ट ईयर जून से इस साल जून, रॉयल एनफील्ड 26% सेल में ग्रोथ किया है सर। तो फिर अब बजाज और हीरो मोटर जैसे बड़ा बड़ा है ये लोग मार्केट में बहुत, मोटरसाइकिल में, इनको तो जलन होगा ना, क्योंकि इनको तो खराब लगेगा, बिजनेस है भाई। आपके सामने से रॉयल एनफील्ड बिजनेस करे जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर उल्टा आपका नेगेटिव जा रहा है, तो इनको चिंता हो गया कि भाई क्या हो रहा है, भाई हमारा बाइक सेल गिर रहा है, उल्टा रॉयल एनफील्ड को देखो वो प्रीमियम बाइक सेगमेंट में बढ़ रहा है। ये चीज ये बताते हैं कि इंडिया में पैसे वाले लोगों का संख्या बढ़ रहा है। यस, कुछ कहना चाहते हो, बोलो सर। सर ये दोनों का मार्केट तो अलग अलग है। मार्केट अलग है लेकिन बाइक तो बाइक है अब देख, आप बात नहीं समझ रहे हो, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हीरो भी बाइक बना रहा है, हीरो भी बाइक बना रहा है, बजाज भी बाइक बना रहा है, रॉयल एनफील्ड भी बाइक बना रहा है,
लेकिन जो नॉर्मल बाइक जो होते हैं, हीरो और बजाज नॉर्मल बाइक ज्यादा बनाते हैं, मैंने लो कैपेसिटी वाला जो इंजन वाला बाइक है, जो गांव साइड में ज्यादा यूज होते हैं, स्टाइल कम और ये ज्यादा होता है। लेकिन सर उसका सेल गिर गया ना, हीरो का सेल गिर गया है 12% ईयर ऑन ईयर, 12% सेल गिर रहा है। बजाज का सेल गिर गया एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक सेल 7%। लेकिन रॉयल एनफील्ड अपने सेगमेंट में 26% ग्रोथ दे रहा है, और नॉट जस्ट कि इस साल, लास्ट 7-8 साल से दिए जा रहा है। तो एक्चुअली बजाज और हीरो को बिजनेस नहीं मिल रहा है सर, क्योंकि अब तो ये हो गया कि जो नॉर्मल बाइक भी खरीदता था वो वही लोग ना रॉयल एनफील्ड में शिफ्ट किया होगा, काफी सारे। अरे समझा करो, काफी सारा लोग जो पहले नॉर्मल बाइक लेता था, 150 सीसी का पल्सर ले लेता था, ठीक है, वो बोल रहे भाई क्यों पल्सर लेना है, उसके जगह रॉयल एनफील्ड ले लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ सर। मैंने नहीं तो ऐसा कैसे होगा, बाइक सेल तो नहीं गिर रहा है, बाइक का सेल तो बढ़ रहा है। लेकिन अगर कंपटीशन देखो आप, कंपटीशन देखो आप, बजाज का सेल 7% में गिर गया, हीरो का सेल 12% में गिर गया, लेकिन रॉयल एनफील्ड 26% में बढ़ गया। तो फिर कैसे बढ़ा, कैसे सर बढ़ा? क्योंकि वो रॉयल एनफील्ड पहले रॉयल एनफील्ड का दाम था अराउंड 2 lakhs। तो इसने हाँ कॉस्ट कटिंग करते करते ये एक 150 में मतलब बेस मॉडल मिल जाता है। तो आदमी हाँ अगर 1,20,000 में अगर बजाज दे रहा है तो हाँ, ईएमआई करते करते 1,30,000 रुपये का क्यों नहीं ले लेगा रॉयल एनफील्ड। वही चीज समझ रहे हो सर। और ऊपर से रॉयल एनफील्ड का कैपेसिटी हाई है, रॉयल एनफील्ड में अलग से एक लुक्स मिलता है, सॉलिडिटी मिलता है, एक मर्दों वाला फीलिंग्स आता है ना। एक ब्रांड वैल्यू ऐड कर देता है। एक अलग ही एक मुस्टेज वाला मर्दों वाला फीलिंग आता है, और लड़की लोगों को भी पसंद है। माने वो गर्लफ्रेंड वाला फीलिंग जो आता है ना बॉयफ्रेंड को, वो भी आता है। हाँ भाई मेरा बॉयफ्रेंड रॉयल एनफील्ड चलाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बहुत सारा चीजें यहाँ पर काम कर रहा है, स्वैग दे रहा है, ठीक है। लड़का भी बोल रहे हैं कि भाई जॉब मिला तो भी रॉयल एनफील्ड ले रहा है, जॉब मिलके पहला सैलरी मिला रॉयल एनफील्ड ले लिया, ठीक है। सो ऑब्वियसली बाइक माने यूथ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, और वही चीज बताना चाहता हूँ। तो ऑब्वियस बात है कि काफी सारे लोग बजाज से शिफ्ट होकर रॉयल एनफील्ड में आ रहे हैं, कोई हीरो से शिफ्ट होकर रॉयल एनफील्ड में आ रहा है, तो वही ना रॉयल एनफील्ड का सेल को ग्रो कर रहा है। साहिल को बात समझ में आया सर? भले ही मार्केट इनका अलग था, यस बट कंज्यूमर तो इनका एक ही था। मार्केट अलग था लेकिन कंज्यूमर शिफ्ट कर रहा है, क्या करेगा ये? जब कंज्यूमर ही शिफ्ट करना चाहता है तो इनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यही बात है सर। अब आपने जो सवाल किया ना, इसी सवाल का एक जवाब बजाज का जो, बजाज मोटर का जो सीईओ है उन्होंने दिया, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि हीरो और बजाज क्यों रॉयल एनफील्ड के साथ टक्कर देना चाहता है, बिग क्वेश्चन। तो राजीव बजाज जो बजाज ऑटो का सीईओ है, ठीक है, उन्होंने क्या जवाब दिया सुनो। बोलते कि देयर वाज ए फेमस बैंक रॉबर इन अमेरिका कॉल्ड विलियम फ्रांसिस सूटॉन, ठीक है। ये बहुत फेमस एक डेकॉइट है सर, जो बैंक रॉबरी में फेमस था। इनको पूछा गया था कि भाई तुम बैंक रॉबरी क्यों करते हो, व्हाई डू यू रॉब अ बैंक? ही सेड दैट वेयर द मनी इज। क्यों बैंक रॉब करते हैं? क्योंकि बैंक में पैसा है। तो राजीव बजाज का भी सेम जवाब है। तो आप रॉयल एनफील्ड को क्यों चेज करना चाहते हो? बिकॉज वहां पर पैसा है, नो चॉइस। अब रॉयल एनफील्ड को चीज इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज और कोई चॉइस नहीं बचा अभी, मार्केट का जो ट्रेंड है। इसलिए बजाज भी चाहते हैं कि उनको, वो भी रॉयल एनफील्ड जैसा बाइक बनाए। तो वो इंटरनेशनली ब्रांड को ढूंढ रहे हैं, और अभी इंटरनेशनल कंपनीज तो इंडिया आने के लिए रेडी है सर। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया आने के लिए, इंडिया अभी सबको प्यारा है, इंडिया अभी दुनिया में छाया हुआ है। इसका क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी एज वेल एज हमारे जो इंटरनेशनल जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। यार इंडिया का जो एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, हर जगह में अगर आप देखो तो इंडिया छाया हुआ है। मानना पड़ेगा सर, कुछ कर नहीं सकते, गोल्डन पीरियड चल रहा है। सिर्फ उसी को नहीं लग रहा होगा जो एक्चुअली अपना ही ग्रोथ नहीं सहन कर सकता, ठीक है। अब देखो सर, इंडिविजुअल लेवल में समझने जाओगे तो नहीं होगा, शायद आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है,
वो बात अलग है। अब देश को देखो, देश को देखो, आज नहीं तो कल उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ विरोधिता करने के लिए विरोध करते हैं, लेकिन अगर आप लिबरल माइंड में सोचोगे ना, लिबरल माने फ्री माइंड में सोचोगे तो आपको पता लगेगा जो हो रहा है वो मानना पड़ेगा, जो इससे पहले इतना बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ है इंटरनेशनल लेवल में। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा है। हाँ ऐसा हुआ था 91, 92, 93 के टाइम पे एक बार हुआ था, वो भी एक गोल्डन टाइम था। मनमोहन सिंह के टाइम पे भी एक बार 2010 के आसपास में भी एक समय आया था, बट जिस तरह से अभी हो रहा है वो नहीं था। तो अभी आएगा, कंपनी आना चाहता है सर। और आप लोगों को न्यू रिपोर्ट मिला है सर, बाय 2075 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनने वाला है। खबर मिला, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये हम लोग नहीं बता रहे सर, ये तो खबर मिला है। गोल्डमैन सैक्स जो यूएस का बहुत फेमस रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने डिक्लेयर किया रिसर्च करके। इनका रिसर्च दुनिया भर में देखा जाता है सर। आप लोग भी ऐसे कंपनी में फाइनेंस प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ पर जॉब करने के लिए तरसते हैं। क्या बताया, परसों बताया सर, परसों का न्यूज है। इंडिया विल ओवरटेक यूएस टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। करंट स्पीड से अगर चले तो, जिस तरह से चल रहा है इस स्पीड से अगर चले, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार स्पीड कोई ट्रेन पकड़ लेता है ना तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं नॉर्मल एस्टिमेशन से। मेरा मानना है 2075 नहीं, बाय 2050 इंडिया ये अचीव कर लेगा। सीरियसली आप देख लेना, अगर मैं जिंदा रहूं तो बात कर लेंगे। मैं गोल्डमैन सैक्स से थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने जो रैंकिंग दिया, फर्स्ट में कौन रहेगा सर? फर्स्ट में चाइना को ही रखा गया है, ठीक है, क्योंकि चाइना काफी अच्छा ग्रोथ किया है लास्ट कुछ सालों में, लेकिन चाइना का ग्रोथ स्लो हो जाएगा। चाइना का ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाएगा, समझ रहे हो सर? तो क्यों दुनिया को इंडिया पसंद है अभी, ठीक है। तो अब इसीलिए हार्ले डेविड भी आएगा, ब्रिटिश कंपनी भी आएगा। ये देखो एस्टिमेशन बता रहा है, एस्टिमेशन बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जीडीपी लेवल में चाइना रहेगा 57 बिलियन, इंडिया हो जाएगा 52.5 बिलियन। माने वो गोल्डन पीरियड जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब इंडिया बाकी दुनिया के हर देशों से अच्छा था, ठीक है। नेशनल इनकम का चैप्टर आने वाला है, जिन लोगों का सिलेबस है तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यूएस हो जाएगा 51.5, पूरा यूरोप एरिया हो जाएगा 30 बिलियन ट्रिलियन, जापान रहेगा 7.5 ट्रिलियन। दिस इज द एस्टिमेशन, बट माय एस्टिमेशन इज कि 2050 में ही शायद इंडिया ये अचीव कर ले, अगर इंडिया ऐसा ही पॉजिटिव लीडरशिप के साथ रहे तो, ठीक है। पॉजिटिव लीडरशिप चाहिए सर, जो इंडिया को दुनिया के सामने जिस नाम ऊंचा करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो इंडिया को दुनिया के सामने बेइज्जत करता है, बिकॉज हर चीज रिलेशनशिप से बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। कुआं का बैंक मत बने रहो सर, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, खबर रखो। क्या है ना, हम लोग ना कई बार अपने कुआं से ही बाहर नहीं निकलते। हमें लगता है हम अपने कुआं में जितना पानी देख रहे हैं उतना ही पानी है, इससे बाहर नदी है सर, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, उसे भी देखो। उससे बाहर थोड़ा बे ऑफ बंगाल में आ जाओ, थोड़ा अरबियन सी में चले जाओ या इंडियन ओशियन में चले जाओ, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, खबर रखो सर, जानो। मैंने किसी किसी को, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, कोई कोई आपको मिलेगा अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है। देखने के लिए दिमाग भी चाहिए, सोचने का तरीका भी चाहिए, ठीक है सर। वापस आ जाते हैं कंपटीशन में। तो मैं आप लोगों को ये कंपटीशन इसीलिए बता रहा हूँ कि ओलिगोपोली लेवल में ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ आपको फाइनेंशियल एस्टिमेशन देता हूँ। एवरी ईयर करेंटली भारत में कितना प्रीमियम बाइक बिकता है सर? 8 लाख। समझो सर मार्केट का, प्रीमियम बाइक का मार्केट सोचो, तो आपको पता लगेगा कि क्यों हीरो और बजाज जैसे कंपनी ऐसे मार्केट में आना चाहता है। देखो इनके पास पैसा है, ठीक है, पैसा का कमी नहीं है। जो नहीं है इनके पास ये है कि हीरो को तो कभी कोई प्रीमियम बाइक के साथ जोड़ ही नहीं सकता, है ना। माने कोई अगर बोलेगा कि हीरो ने प्रीमियम बाइक बनाया तो शायद कोई बिलीव ही नहीं करेगा। बजाज फिर भी 2 मिनट सोचेगा, अच्छा बजाज कर सकता है मे बी, बट हीरो के साथ ऐसा कोई नहीं सोचता है। बट अभी वो परसेप्शन ये लोग चेंज करना चाहता है। अब देखो सक्सेस कितना होगा वो तो समय बताएगा, टाइम विल टेल।
बट एटलीस्ट कोशिश करेगा ये लोग। क्यों करेगा? क्योंकि पैसा है। कितना पैसा है? अभी बताया ना कि जहां पैसा है, मतलब जब जब डकॉइट को पूछा गया भाई बैंक क्यों लूटते हो, बोले बैंक में पैसा है इसीलिए लूटते हैं। बात तो सही है। आप लोगों को अगर पूछा जाए भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना चाहते हो, है ना, या कॉस्ट अकाउंटेंट क्यों बनना चाहते हो, क्यों? आपका सिंपल जवाब है भाई चार्टर्ड इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि इसमें करियर है, इसमें कोई, इसमें सैलरी अच्छा है, इसमें प्रैक्टिसिंग करके भी पैसा कमाया जाता है, टीचर बन के भी पैसा कमाया जाता है। जहां पैसा है बंदा तो जाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी चाहिए। सिर्फ पैसा के चक्कर में थोड़ी ना कोई पड़ता है, इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए उस फील्ड के ऊपर। नहीं तो सिर्फ पैसा से थोड़ी ना कोई किसी चीज को कर सकता है। तो इनको इंटरेस्ट भी है, हीरो को भी इंटरेस्ट है, बजाज को भी इंटरेस्ट है, साथ में पैसा अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए। 8 लाख प्रीमियम बाइक फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया में बिका है। 8 लाख। एक एक बाइक का एवरेज प्राइस अगर 2 लाख करके भी हो तो आप मुझे बताओ कितना कितना अमाउंट का सेल हो गया। प्रीमियम बाइक कम से कम एवरेज में 2 लाख, तो कितना बड़ा मार्केट है? 16,000 करोड़ का। आई होप यू अंडरस्टैंड, 16,000 करोड़। अगर हीरो हार्ले के साथ टाई अप करके 16,000 करोड़ में से अगर 1,000 करोड़ भी निकल ले तो भी कुछ कम थोड़ी है। हेलो, दिमाग में जा रहा है बात? ओलिगोपोली समझो, समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर। बजाज भी वही सोच रहा है कि अगर ट्रिumph के साथ टाई अप करके मेरे को अगर 1,000-2,000 करोड़ हमें हम वहां से लूट ले तो खराब क्या है। और ऊपर से हार्ले का एक अलग मार्केट तो है ही, इंटरनेशनली काफी बड़ा मार्केट है ना। तो बस यही चीज है। रेवेन्यू ग्रोथ देखो आप लास्ट कुछ सालों में तीनों कंपनी का, सब करोड़ों में है सर। सर जो ये हल्का क्या बोलेंगे इसको, स्काई टाइप का है, ये बजाज का है। बीच वाला जो ब्लू है ये हीरो का है, और जो थोड़ा डीप है वो आइचर का है। सितंबर 21 में इसका रेवेन्यू था 2250 करोड़, ठीक है। अभी मार्च में इसका 3804 करोड़ का रेवेन्यू है। ओवरऑल कंपनी का बात कर रहे हैं सर। एक्चुअली आइचर मोटर का मार्केट में बहुत सारा बाइक तो नहीं है ना, नॉट लाइक हीरो, नॉट लाइक बजाज, इतना सारा नंबर ऑफ आइटम नहीं है, ठीक है। लेकिन हीरो का या बजाज का दूसरे मॉडल पे काफी मार्केट है, तो वो दिख रहा है इनका, आप चेक कर सकते हो। बाकी लोगों का देखो, रॉयल एनफील्ड का दिन में दिन ग्रोथ होते गया है, बट अगर आप हीरो का देखो, पहले 8762 था, फिर 10,000 हुआ था सर, बट उसके बाद फिर से अभी गिर गया है। स्पेशली 2022 से तो मार्केट काफी खराब है, नीचे गिरा है। बजाज थोड़ा सा हल्का फुल्का, लेकिन अगर 2022 से देखो तो ये भी गिर गया है। एकमात्र अगर आप इसको देखो तो ये इंक्रीज किया है ना। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम बाइक में इंडिया का मूड स्विंग हुआ है। मूड स्विंग समझते हो? इंडिया का मूड अभी प्रीमियम बाइक मॉडल पे ज्यादा छाया है। अब देखने वाला बात यह है कि क्या हार्ले डेविडसन आने के बाद ओलिगोपोली में, ये जो ओलिगोपोली स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होने वाला है। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, समय बताएगा। आने तो दो, ठीक है। जो भी ऑब्जर्व करोगे शेयर करना, ठीक है। चलो बहुत अच्छा सर, थैंक यू टाइम देने के लिए, सुनने के लिए, थैंक यू। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एकदम किताबी बातों में लेके आता हूँ सर। किताबी बात माने बुकिश बातें। इसमें आपको मैं ओलिगोपोली के बारे में बता रहा था। ओलिगोपोली क्या है और ओलिगोपोली का रियल स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको आइडिया मिल गया होगा, है ना। मैंने बंगाली में कहावत होता है, बोले खाए ना माथा दे, मैंने खाते हैं कि सर पे लगाते हैं, वो पता लग गया, ठीक है। मैंने कोई चीज अगर आपके हाथ में दिया, भाई क्या करे इसको, खाना है कि सर पे से। बंगाली में बड़ा अच्छा कहावत है, अरे खाबो ना माथा दे वो। ताई तो रौनक रौनक को पता होगा। हाँ, रौनक एकदम प्योर बंगाली से बिलोंग करता है। यस सर। हाँ। अच्छा चल, तो मैंने ओलिगोपोली क्या है ये आइडिया लग गया। अब टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, सर ओलिगोपोली का टाइप्स है, जैसे कि परफेक्ट ओलिगोपोली, या उसको प्योर भी बोलते हैं।
प्योर ऑलिगोपोली में क्या ना, सेम तरह का प्रोडक्ट में ये लोग काम करते हैं। जैसे कोई एल्यूमिनियम में काम करते थे, एल्यूमिनियम, कोई सिर्फ बाइक बेचता है तो बाइक, ठीक है, कोई सिर्फ बैग बेचता है तो बैग, मतलब तीनों कम्पिटिटिव मार्केट में कोई है 3 या 4 या 5 या मैक्सिमम 10 सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेचता है। अच्छा, हेट्रोजेनस या डिफरेंशिएटेड क्या हो गया? जैसे मानो आपको मैं अभी जो एग्जांपल दिया था, बजाज भी बाइक बेचता है, हीरो भी बाइक बेचता है, रॉयल एनफील्ड भी बाइक बेचता है, क्या सब सिमिलर चीजें बेचता है? अब फिर भी बजाज और हीरो का सिमिलरिटी देखा जा सकता है, बजाज और हीरो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट रॉयल एनफील्ड इज नॉट सिमिलर, ये थोड़ा सा अलग है बट वेरी क्लोज। हाँ, बाइक ही बेचता है बट ये प्रीमियम बेचता है। बजाज भी बाइक बेचते हैं, ये रेगुलर बाइक ज्यादा बेचते हैं, हीरो सबसे ज्यादा रेगुलर बाइक बेचता है। बजाज का थोड़ा रेगुलर से थोड़ा सा एक्सटेंडेड मिलेगा आपको, बट रॉयल एनफील्ड थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम। माने क्या, नॉट एग्जैक्टली होमोजेनियस, नॉट एग्जैक्टली होमोजेनस, हेट्रोजेनस, लिटिल बिट डिफरेंशिएट, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कि कोई अभी बता रहा था, एग्जांपल दे रहा था, आई थिंक सोमनाथ दे रहा था कि सर 1,20,000 का एक गाड़ी लेने जा रहा है बजाज का, उससे अच्छा 1.5 लाख में अगर रॉयल एनफील्ड का बेस बेस मिल जाता है तो बंदा शिफ्ट हो सकता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल जाता है उसको, है ना। बजाज का एक बाइक लेने जाएगा, 1,20,000 दाम पड़ेगा, उसमें उसको रॉयल एनफील्ड का बेस मॉडल मिल रहा है, तो क्यों ना ले, है ना। दैट्स ए वेरी गुड एग्जांपल, इसीलिए बोला क्लोज सब्स्टिट्यूट। देखो सर, एनालिसिस करने से हर चीज का जवाब मिलता है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, मेरा मानना ऐसा है कि जो किताब में जो लिखा होता है ना सर, ये सिर्फ लिखा नहीं है, ये जिंदगी है। दिस इज नॉट लाइन, दिस इज अ लाइफ। अब आप बात को मानो या ना मानो, आपके ऊपर है। मैंने कोई बोलेगा सर पागल हो गए आप, किताब के लाइन को लाइफ बता रहे हो। सर आप सोचो तो समझो, ठीक है, एक एक लाइन में लाइफ छुपा होता है। लाइफ माने इसके अंदर जान है सर, लेकिन जान निकालो तो उसका, मैंने उसको समझो तो कि क्या जान है, कहाँ लाइफ है उसका, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कितना गहराई से समझना चाहते हो। नहीं तो ना, रट्टा लगाते लगाते, मगअप करते करते, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मुकोस्तो, ठीक है, मुकोस्तो करते करते खत्म हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाई है, सब टफ लगेगा। टफनेस तभी हो जाता है सर। प्योर ओलिगोपॉली हो गया। अच्छा, एक्सेस कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या बताया, मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द अबव डायग्राम, एक्सेस कैपेसिटी इज ओके। ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ ग्राफ के थ्रू से, ठीक है, ग्राफ के थ्रू से बताता हूँ। ओपन ओलिगोपॉली क्या है, न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट एंड कॉम्पीट विद एग्जिस्टिंग फर्म्स। ओपन ओलिगोपॉली में क्या है कि न्यू फर्म इसमें एंटर कर सकता है जो ओपन है, और कुछ होते हैं क्लोज्ड ओलिगोपॉली, मतलब न्यू फर्म का एंटर करना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में, आपको क्या लगता है कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट ओपन ओलिगोपॉली है कि क्लोज्ड ओलिगोपॉली है? सर कैसे बताना है? मैं आपको बस इतना पूछ रहा हूँ कि अगर कोई आज कोल्ड ड्रिंक्स का न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहेगा और अपना ब्रांड डेवलप करना चाहेगा, क्या वो कर सकता है, या फिर पेप्सी और कोक पूरा खा लेगा, या फिर मौका है? क्या लगता है, बोलो, जो लगता है वही बोलो। क्या कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में अगर कोई और कंपनी आना चाहता है, क्या उसको जगह मिलेगा आज के डेट में? नहीं सर। नहीं मिलेगा। सोमनाथ को लगता है नहीं, बाकी किसी को लगता है? मिलेगा सर। साहिल को लगता है मिलेगा। सर मुझे पूछो, मुझे क्या लगता है? सर मुझे लगता है मिलेगा। सर ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पेप्सी कोक से लोगों का दिल, मैं बोलूंगा नहीं कि भर चुका है, बट काफी सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हुआ है। अगर कोई ब्रांड थोड़ा डिफरेंट तरीके से हेल्दी ड्रिंक्स बेचेगा, जो मे बी हेल्दी भी है कॉम्पेयर टू पेप्सी कोक, अगर लोगों का परसेप्शन चेंज कर सकता है तो शायद अपना मार्केट बना ले। शायद समय लगेगा, बड़ा कंपनी आ सकता है। ऐसे ऑलरेडी ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल भी है मेरे पास। रिलायंस ने एक पुराना कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी
जो बंद हो चुका था, सेम ब्रांड को वापस लाया, नाम बताओ। कैंपा। कैंपा कोला लाया ना सर, दैट इज द पॉइंट। कैंपा कोला ये पहले बहुत पुराना ब्रांड था इंडिया में, लेकिन वो बंद हो चुका था, पेप्सी कोक के प्रेशर में नहीं टिक पाया, लेकिन रिलायंस वो पुराना ब्रांड को वापस लाया, कैंपा कोला। समझ रहे हैं सर? इसका मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ओपन ऑलिगोपोली भी मार्केट में दिखता है, जहां पर एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो तो है, बट न्यू वाला भी एंटर कर सकता है। अब आप सोच रहे हो सर क्लोज ऑलिगोपोली का एग्जांपल, सर ढूंढना पड़ेगा, मे बी एक सेकंड दो, ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ। क्लोज ऑलिगोपोली आप लोग बता पाओगे कोई? लग्जूरियस कार। लग्जरियस कार, हाँ बोल सकते हो, लग्जरियस कार में आना मुश्किल है। मेरे दिमाग में एक कंपनी का नाम चल रहा है, एक सेगमेंट का, नेटवर्किंग, मतलब मोबाइल नेटवर्क बिजनेस जो है सर, माने नेटवर्क बेसिकली। आज आपके पास कितना सिम कंपनीज कितना है? कितना सिम कंपनी है बोलो? एयरटेल, जियो, वोडाफोन। जियो, एयरटेल वोडाफोन। एंड भी, है ना, मैंने वोडाफोन एंड आइडिया मिक्स्ड अप। हाँ भी। आपको लगता है कोई तीसरा चौथा कंपनी इसमें एंटर कर पाएगा इतना इजीली? हाँ सर। सोमनाथ बोल रहे हैं हाँ सर। सर अगर बीएसएनएल को, अगर बीएसएनएल तो सर भूल जाओ, वो तो सरकारी है। एक्चुअली क्या है सर, बीएसएनएल अपना बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। बीएसएनएल एक्चुअली, ये जो लाइसेंस होता है ना, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम लाइसेंस, ठीक है, काफी महंगा होता है ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस। ये जो 2G 3G 4G अभी 5G आ गया है ना, ये जो 5G लाइसेंस वगैरह जो भी है, इसके लिए काफी खर्चा करना पड़ता है सरकार को, एक एनुअल अमाउंट भी देना पड़ता है, और परचेस करने के टाइम पे एक लमसम अमाउंट देना पड़ता है, और फिर समुद्र से नीचे से मतलब वायर लगाना पड़ता है, फिर जाके नेटवर्क घर घर में पहुंचते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से इतना इजीली कोई एंटर नहीं कर पाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट लाइसेंस मैटर है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास जो, अच्छा जो भी बोल रहा हूँ ये सब मतलब एक्सपेक्टेड बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले और भी कंपनीज हुआ करता था, है ना, लेकिन बहुत सारे कंपनीज बंद हो गया इस सेगमेंट में। जैसे यूनिनॉर बोल के एक था, टाटा डोकोमो बोल के एक था, एयरसेल था। एयरसेल था, आ, और भी था, स्पाइस मोबाइल एक था, रिलायंस कम्युनिकेशन था, जो अनिल अंबानी का कंपनी। देखा सर, ऑलरेडी और 4-5 आ गया था, मतलब सब सब चला गया। मैंने ये इतना लाइसेंस भी हो गया ना सर इसका, इस पर्टिकुलर मोड पे ज्यादातर कंपनी नहीं टिक पाया, सब लॉस। ऐसे ही वोडाफोन आइडिया का आपको फाइनेंस दिखाऊंगा ना, रोद हो गया आप देख के, वोडाफोन आइडिया का हालत देख के, मतलब ये अभी चल बंद हो जाए, अभी बंद हो जाए, ऐसा हालत है। ऑलमोस्ट क्लोज लाइक है सर, टीम का जो मार्केट है, मतलब उतना इजीली कोई एंटर नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है आज के डेट में, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोग भी देख रहे हो, वोडाफोन आइडिया का हालत बहुत खराब है, आप उसका फाइनेंस चेक कर सकते हो, अकाउंट्स का। तो कहीं ना कहीं ये क्लोज ऑलिगोपोली का एग्जांपल मैं कोशिश किया आपको देने का, बाकी और भी बातें हो सकता है, मार्केट है बॉस, इतना बातें हो सकता है आप सोच नहीं सकते। अच्छा, और भी, कॉल्यूसिव ऑलिगोपोली, कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कल्यूशन इन फिक्सिंग प्राइस एंड आउटपुट, यानी मार्केट में प्राइस जो भी होगा उनमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहेगा कंपनीज के बीच में, यानी कभी कभी कल्यूट भी होता है, कल्यूशन में नहीं, क्या धक्का भी लग सकता है दाम को ठीक करने में, प्रोडक्शन, मतलब एक दूसरे को देख के मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कि भाई इसने अगर 5,000 पैकेट बेच निकाला तो हम लोग भी 5,000 के आसपास ही निकालेंगे, समथिंग लाइक। एक होता है कॉम्पिटिटिव ऑलिगोपोली, कॉल्यूसिव में क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ, और कॉम्पिटिटिव में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करता है, उन्हें हराना है। कॉल्यूसिव में क्या है, तुम भी रहो हम भी रहे, समझ रहे हो सर? कॉल्यूसिव इज लाइक कोई किसी का मार्केट नहीं लेगा, तुम अपना बिजनेस करो मैं अपना बिजनेस करता हूं, दोनों कमाएंगे, दिस इज अ कॉल्यूसिव। बट कॉम्पिटिटिव कैसा है,
ना हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, ठीक है, एक गाना है ना सर हिंदी में, न तुम हमें जाना ना हम तुम्हें जाना, ऐसा कुछ है, ठीक है, वैसा है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेगा, तुम दाम बढ़ा देगा तो मैं दाम घटा दूंगा ताकि मेरा मार्केट आ जाए, ऐसा कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। partial oligopoly when industry is dominated by one large firm that is price leader। चलो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको पूछता हूं, जैसे आपको भी मैं सिम बिजनेस के बारे में बता रहा था, सिम कंपनी का, टेल मी जियो, एयरटेल और वोडाफोन में करेंटली मार्केट लीडर कौन है? बोलो। जियो जियो। जियो, थैंक यू सर। और इसका इफेक्ट आप लोगों ने देखा, ऐसे जियो जिस पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करता है, रिलायंस, रिलायंस ग्रुप इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो जब जियो मार्केट में आया था तब पूरा प्राइस को वो तहस नहस करके रख दिया। पब्लिक के लिए अच्छा हुआ बट सर मार्केट के लिए अच्छा नहीं हुआ, मैंने एयरटेल वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा नहीं हुआ, इनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जियो फ्री में सिम दे रहा था, वो भी 6 मंथ के लिए फ्री यूज, तो इन लोगों का मार्केट खा लिया था। ऊपर से जियो ने ऐसा बोला कि पहला सिम बनाना पड़ेगा फोन में, फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम किया, प्राइस को काफी कम कर दिया था, डोमिनेट कर रहा था मार्केट को, इसके लिए कोर्ट केस हुआ, इसके लिए क्या बताओ सर, बहुत सारा बातें हैं। एक एक्ट होता है, आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फाइनल लेवल में पढ़ेगा, कंपटीशन एक्ट। सीएस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको इंटर लेवल में, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ता है, कंपटीशन एक्ट। तो कंपटीशन एक्ट में ये सब चीजें देखा जाता है कि कोई किसी का मार्केट इस तरह से खराब नहीं कर सकता, यानी सिर्फ आपके पास पैसा है, आप मार्केट को डोमिनेट करके प्राइस और प्राइस लीडर बन जाओगे, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के डोमिनेट करने के लिए, वो सब देखा जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट ने रिलायंस के ऊपर अच्छा खासा फाइन लगाया जियो के ऊपर, और जियो ने जितना दाम कम किया था, फिर आप देखना जियो ने जियो टू नॉन जियो कॉल भी फ्री रखा था, फिर जियो ने एक अनाउंसमेंट किया, नोटिफिकेशन दिया कि जियो टू नॉन जियो कॉल अभी और फ्री नहीं रहेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ेगा, ये कोर्ट ऑर्डर के कारण हुआ था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब ओलिगोपोली मार्केट में किस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है। फुल ओलिगोपोली, एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, फुल ओलिगोपोली में ऐसा कोई प्राइस लीडरशिप नहीं मिलेगा। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, फार्म सेल्स देयर प्रोडक्ट थ्रू सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेटर चैनल। सर ये क्या है? सर सिंडिकेट का बात करते ही मुझे वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स का सुगंध या दुर्गंध जो भी बोलो। सर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सिंडिकेट जानते हो क्या है? वेस्ट बंगाल में सिंडिकेट का बड़ा बात होता है। समझते हो आप लोग सिंडिकेट क्या है? हाँ सर, ऐसे तो सिंडिकेट संगठन को बोलते हैं, सिंडिकेट इज लाइक अ संगठन, ये कोई बैड वर्ड नहीं है, बट सिंडिकेट एक इसको मिसयूज किया जाता है, और स्पेशली वेस्ट बंगाल के साथ सिंडिकेट का बहुत बड़ा कनेक्शन। इवन विकिपीडिया से मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक ओपन सोर्स है, आप यहाँ पर भी सिंडिकेट राज के पढ़ सकते हो, ठीक है। Syndicate is an organized form of running corrupt extortion rackets, mostly in the manufacturing and construction sectors, that become prevalent in the late 2000, मैंने 2000 के बाद से वेस्ट बंगाल में चालू हुआ है सबसे ज्यादा। क्या करता है? ये सब पॉलिटिकली पावरफुल लोग, ठीक है, जो पॉलिटिकल सपोर्ट लेता है। जान लो सर, ये हमारे न्यू टाउन हमारे पास में है, सॉल्ट लेक में भी देखा गया था, पर न्यू टाउन बनाने के टाइम पे ये ज्यादा हुआ, क्योंकि सॉल्ट लेक थोड़ा पुराना टाउनशिप है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं था। मेनली न्यू टाउन बनाने के समय पे ये पूरा वेस्ट बंगाल कंस्ट्रक्शन जितना प्रोजेक्ट है बड़े बड़े, उसमें ये पॉलिटिकल टेरर बोल सकते हो आप, ये एक पॉलिटिकल टेरर है, करप्शन है इसमें।
क्या किया सिंडिकेट के थ्रू से? सिंडिकेट इज नॉट द बैड वर्ड सर, इंग्लिश में सिंडिकेट का मतलब कोई खराब नहीं है, सिंडिकेट किसी भी संगठन को कहा जाता है, लेकिन ये सिंडिकेट किस तरह से वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स को खराब किया है या फिर राजनीति के थ्रू से कैसे इकोनॉमी को बर्बाद किया जाता है उसका एग्जाम्पल है ये। तब आपको ऑलिगोपोली भी समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा मैच्योर बात कर रहा हूँ, आप लोग बात समझ पा रहे हो सर? हेलो, सुन लो सर, सुन लो आप लोग का, हाँ सर। ठीक है। A small group of people known as syndicates started controlling any large monetary transactions, including selling of land, constructions of buildings, buying of material goods. These people, often connected to the ruling political party, demand a share of any large transactions happening in an area. इसका बहुत बड़ा बड़ा केस बना है सर, मतलब केस माने स्कैम, ठीक है सर। वेस्ट बंगाल इज माय होम स्टेट, ये मेरा मातृभूमि है सर, माय मदरलैंड। मैं पूरा भारत को प्यार करता हूँ, बट अगर भारत के अंदर मुझे किसी को प्यार सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली एज ए बंगाली मुझे वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा प्यार आता है, नो डाउट, बिकॉज इस मिट्टी के साथ मेरा शरीर का कनेक्शन है, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे शरीर में घा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि नहीं घा नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोग ना अपने बारे में बुराई को ना सहन नहीं कर पाता, मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जो सच है वो सच है। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं वेस्ट बंगाल में सब ठीक है, आप किसी से बात करो, नहीं नहीं वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है, न्यू टाउन में रोड बना है, हाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बना है, क्या बड़े बड़े पार्क बना है। अरे भाई वो तो आई वॉश है, अंदर का बात करो ना, जेन्युइनिटी देखो। तो क्या प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। मतलब कोई सोचेगा सर आप एंटी बंगाली हो, आप एंटी वेस्ट, नहीं सर, शायद मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने स्टेट को, और इतना खराब दिखने में मुझे खराब लगता है। और मैं क्यों ये दिल में पत्थर रख के बोल रहा हूँ सर, जो गलत है वो गलत है। ये जो कम्युनिटी जो डेवलप हुआ है ना पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू से, चमचागिरी वाला एटीट्यूड खराब कर दिया है, बंगाल का नाम ही खराब कर दिया। इसलिए देखो ना, जॉब नहीं है, सरकारी लेवल का हालत देखो, रास्ते पे धरना में बैठा हुआ है लोगों पे लोग, क्यों? अरे सब एक मतलब करप्टेड सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ऊपर से देखो कोलकाता में फ्लाईओवर कोलैप्स हुआ था बड़ा बाजार में 2016 आई थिंक, एकदम पूरा एक फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया पूरा, बहुत सारे लोग मारे गए थे सर। हम भी रास्ते में थे उसी टाइम पे, मे भी एक दो घंटा पहले उसी रास्ते से निकले थे। नारदा स्टिंग ऑपरेशन, ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट में करप्शन नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, करप्शन दूसरे जगह में भी है, बट उससे मुझे क्या, वो दूसरे स्टेट का मैटर है, वो दूसरा स्टेट का बात है, बट अपने स्टेट में दिक्कतें हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चालू हुआ था लेफ्ट फ्रंट के टाइम पे ही, और ये अभी भी दिख रहा है, मतलब करेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी। सो ये लोग करता क्या है, मैं इसको आपको अगर सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाई कर सकते हो, कहीं पर भी अगर आपको ये सिस्टम कोरप्शन कैसे होता है, और ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कोरप्शन है, ये कोरप्शन जो है ये फाइनेंशियल कोरप्शन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने से आपको बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे मानो कि कोलकाता का सबसे हॉट एरिया करेंटली, इवन पूरा ईस्ट इंडिया चाहते हैं कि न्यू टाउन में अपना घर खरीदे, पूरे भारत के स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया न्यू टाउन को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ देखो सर, आप न्यू टाउन अच्छा बना है सर, उसमें मैं कोई खराब बात नहीं करूंगा, लेकिन कैसे बना है? सिर्फ न्यू टाउन ही वेस्ट बंगाल है क्या? वेस्ट बंगाल इज अ बिग स्टेट, 7th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, ऑलमोस्ट 9 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, सारा डेवलपमेंट यहीं पर खर्चा किया गया है, बाकी वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं हुआ है, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि कैसे ये सिंडिकेट काम करता है, ठीक है। जैसे मानो अगर न्यू टाउन में ये जो घर बन रहा है, ठीक है, नॉट ओनली न्यू टाउन, कोलकाता में किसी भी जगह में अगर कोई फ्लैट बनेगा तो फ्लैट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, आपको ओलिगोपोली भी समझा दूंगा सर, है ना। अब ये बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स माने ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, हाँ,
रॉड चाहिए, सारी चीज चाहिए जो बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी है। अब ये लोग क्या करेगा, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल राज कैसे, मतलब सिंडिकेट राज कैसे करते, देखो। अच्छा, आपका मर्जी, आप फ्लैट बनाओगे, आप ओपन मार्केट से जहां से मर्जी उठाओ। क्या बोलते हो सर, आपका क्या इच्छा है? आपको फ्लैट बनाना है, मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो ब्रिक्स बेचेगा, सीमेंट बेचेगा, रॉड बेचेगा, आप उनसे ले सकते हो ना, हाँ या ना? यस सर। लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा। ये एक फ्लैट बनाने का बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक पूरा सोसाइटी जो बनता है, यहाँ पर इंडिविजुअल फ्लैट कौन बनाते हैं सर? सब प्रोमोटर ही तो बनाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप एक घर बना लो, नॉर्मल लोग तो नहीं बनाते। तो जो प्रोमोटर्स होते हैं, लोकल प्रोमोटर्स, बड़े बड़े नेशनल लेवल जो एजेंसीज हैं, बड़े बड़े जो प्रोमोटिंग कंपनीज है, कोई भी हो, आपको पॉलिटिकल फेवरेबल जो सिंडिकेट है उनसे ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अगर वो खराब प्रोडक्ट देगा तो आपको खराब ही लेना पड़ेगा, अगर लो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स देगा तो लो क्वालिटी लेना पड़ेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, उनको एक्स्ट्रा एक चंदा भी देना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल चंदा के तौर पे जाएगा। माने ये मैंडेटरी है। माने आप समझ रहे हो कि किस तरह से इकोनॉमी करप्ट होता है इससे? अरे भाई, ओपन मार्केट है, बिजनेस, नॉर्मल लोगों को बिजनेस करने दो ना, नॉर्मल लोगों को बिजनेस करने दो ना, सबका अच्छा होगा। लेकिन नहीं, कुछ चंद लोग जो पॉलिटिकली पावरफुल है, वो पूरा मार्केट को ऑपरेट कर लेता है, और उसको पूरा फेवर करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी लोकल पावरफुल नेता लोग हैं, माने पार्टी है। इसको बोलते हैं सिंडिकेट राज। सो ऐसा हर पॉकेट में बना हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है? जहां कुछ भी रास्ता बनेगा, रोड बनेगा, कंस्ट्रक्शन बनेगा, डैम बनेगा, कहीं पर आपका स्कूल्स बनेगा, उनसे लेना पड़ेगा सारा चीजें। आप ओपन मार्केट से नहीं ले सकते, और वो भी लो क्वालिटी देता है, इसीलिए तो ब्रिज कोलैप्स हुआ है। करप्शन है ना। मतलब आप चाहते हो कि आप अच्छा बिल्डिंग बनाओगे, आप चाहते हो कि आप अच्छा रोड बनाओगे, आप चाहते हो कि आप अच्छा कंस्ट्रक्शन करोगे, ब्रिज बनाओगे, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते। और ये एक्चुअली मैं सिर्फ करंट गवर्नमेंट नहीं, ये कल्चर तो सीपीएम से चालू हुआ है, अभी है, अभी तृणमूल है, आगे अगर बीजेपी भी आएगा तो मैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें वेस्ट बंगाल का कल्चर में बदलाव आएगा। मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना तो सीपीएम से प्यार है, ना तो एआईटीसी से प्यार है, ना तो बीजेपी से प्यार है। मुझे प्यार अगर है तो फिर मैं अच्छा लीडर को पसंद करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अगर अच्छा लीडर मिले तो मैं उस पार्टी के साथ रहूंगा। माने ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेट में लोग कैसा है। ऐसा नहीं कि कल अगर बीजेपी जीत भी जाए तो बीजेपी आने के बाद वेस्ट बंगाल से सिंडिकेट खत्म हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। कल्चर जो बिल्ड हुआ है यहाँ पर, घर घर में कल्चर बिल्ड हो गया है, सब कोई सिंडिकेट से खाना चाहता है, क्योंकि काम धंधा तो है नहीं, प्रॉपर जॉब नहीं है, इकोनॉमी करप्ट है, इंडस्ट्री है नहीं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि बीजेपी आ जाएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, मे बी अगर अच्छा लीडरशिप में आए तो शायद चेंज हो सकता है, बट फिर भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कल्चर खराब हो चुका है। सो मे बी आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिंडिकेट कैसे काम करता है। अब ये तो सिंडिकेट को खराब तरीके से यूज किया गया, लेकिन क्या सिंडिकेट का मतलब गाली है क्या? ऐसे आजकल सिंडिकेट बंगाल में एक गाली हो गया। आप किसी के सामने मत बोलना, ठीक है? सिंडिकेट सिंडिकेट मत चिल्लाना। इंग्लिश में सिंडिकेट शब्द का मतलब सुनो, इंग्लिश में सिंडिकेट का मतलब क्या है, देख लो गूगल क्या बोलते हैं। A group of people or companies that work together in order to achieve a particular aim, that is called syndicate. लेकिन अगर किसी का पर्टिकुलर काम एक पूरा इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए, करप्ट करने के लिए यूज होगा तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। इसको बोलते हैं स्लो पॉइजन। इसीलिए तो नॉर्मल लोगों के पास पैसा नहीं है, सारा पैसा कुछ लोगों के पास ही है। कितना सारा लोग जेल में गया इस बार बंगाल में। छोड़ो सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोड़ो, वैसे ही ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन मैं आपको बस समझाने का कोशिश कर रहा था, ऐसा बिहार में भी प्रॉब्लम है, बिहार में भी इस तरह का प्रॉब्लम है, बट वेस्ट बंगाल के साथ सिंडिकेट का नाम थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ है। बिहार का इश्यूज अलग है थोड़ा सा। एक्चुअली इसी तरह से पॉलिटिक्स देश को खोखला करता है, माने बैड पॉलिटिक्स।
तो ऑलिगोपोली कैसे काम कर रहे हैं? सिंडिकेट ऑलिगोपोली। अब ये कोई पॉलिटिकल बात, देखो सर, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है, ठीक है। बिना पॉलिटिक्स का इकोनॉमी नहीं फंक्शन हो सकता, और प्रॉपर इकोनॉमी के बिना एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर किसी का नहीं हो सकता। नहीं तो बस गाली ही पड़ता है बाद में, जैसे आज वेस्ट बंगाल में गाली ही पड़ता है। The syndicated oligopoly firm sells their product to centralized syndicate channel, ठीक है। मैंने एक ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम बना देते हैं, उसके थ्रू से उसका प्रोडक्ट बेचेगा। लेकिन इसको बैड वे से यूज नहीं करना चाहिए, बट जिस तरह से हो रहा है वो अलग बात है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, ये भी एक तरह का सिंडिकेट भी बोल सकते हो आप। फार्म ऑर्गेनाइज इनटू सेंट्रल एसोसिएशंस फॉर फिक्सिंग प्राइस, जिनसे दुनिया भर में जो तेल का दाम डिसाइड होते हैं, ऐसा नहीं कि ओपन मार्केट में डिसाइड हो जाता है। इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सर, ठीक है, जो दुनिया भर में तेल का इंटरनेशनल प्राइस क्या बनेगा वो डिसाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कंट्री टू कंट्री। ओपेक के बारे में अगर जानना है तो बहुत डिटेल्स बात है इसका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। दे डिसाइडेड, वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस होना चाहिए, क्या मार्केट डिमांड है, क्या सप्लाई है, कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि मिडिल ईस्ट का कंट्रीज, ठीक है। अब ये सब आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये पेट्रोल का दाम बढ़ जाने से, रास्ते में निकल के चिल्लाने से पहले थोड़ा जान लिया करो, ठीक है, कि मोदी ने तेल का दाम बढ़ाया, कि ममता दीदी ने बढ़ाया, कि केजरीवाल ने बढ़ाया, ठीक है, वो लोग तो टैक्स लेगा ही, बट आप भी जान लो कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल कैसे क्या हालत है। आप चाहो तो डेटा एंड डिटेक्स आप यहाँ से मिल सकता है आपको, ठीक है। बता दे रहा हूँ सर, मेरा काम है आपको सच्चाई के साथ कनेक्ट करना। अब आपका इच्छा है आप सच्चाई के साथ कनेक्टेड होंगे कि नहीं। हाँ सर, मैं तो आपको हर चीज बताऊंगा, जो जो भी मुझे पढ़ाई के साथ कनेक्टेड लगेगा, मैं हर चीज का आपको प्रैक्टिकल बताने का कोशिश करूंगा, ट्राई तो करूंगा सर। तो ऑर्गेनाइज क्यों? क्योंकि ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। इसमें ओपेक कंट्रीज का मेंबर कौन कौन है? ओपेक कंट्रीज का मेंबर, चलो आपको दिखा देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर जो है सर, ये है ऑस्ट्रिया, यूरोप में है, ऑस्ट्रिया वियना। इसका जो मेंबर कंट्री है, 13 मेंबर्स हैं ओपेक का, 13 मेंबर्स है। और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइन किया है, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ठीक है। और कुछ 10 फर्दर्स भी मेंबर बन सकता है। तो मेन जो 13 मेंबर्स है उसको देख लो, ठीक है, मेन 13 मेंबर्स जो ओपेक का मेन मेंबर्स है। अरबियन स्टेट तो रहेगा ही सर, नो डाउट, अल्जीरिया, एंगोला, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गियाना, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब, वेनेजुएला। सर ये सब एक्चुअली तेल का मेन कंट्रीज, यहीं पर तेल मिलता है। ये जो पेट्रोल डीजल को लेके हम लोग मारामारी करते हैं, ये हमारे देश का चीज नहीं है, ये सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का है। इसको वेस्टर्न एशिया भी बोल सकते हो, और अफ्रीकन नेशंस, एंड थोड़ा बहुत नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, थोड़ा बहुत, जैसे कि वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका में। इसके पास ऑयल भी बहुत है, गैस कंडेंस भी बहुत है। समझ रहे हो सर? बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? यस, बोलो सर, ऐसा नहीं लगा कोई सर, सवाल है? हाँ हाँ, सोमनाथ बोल, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं। ओके सर। तो ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली कैसे हुआ सर? ये तो इतना सारा कंट्रीज है ना, ये एक तरह का ओलिगोपोली की तरह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम को डिसाइड करता है। और ये जो वार चलता है ना, ये जो यूक्रेन रशिया का जो वार चल रहा है, इसके पीछे भी तेल है। ये जो अमेरिका का दादागिरी है, ये भी तेल है। ये जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो दादागिरी है अरब का, ठीक है, ये भी तेल है। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तेल से ही पैसा है, और तेल को लेके ही मारामारी है। आप ढूंढ लो देख के, पैसा खत्म हो जाएगा ना, सब दादागिरी सबका बंद हो जाएगा। अब क्या है ना, पेट्रोल जो है या डीजल जो है, वो अभी इकोनॉमी का मेन चक्का है, मैंने टायर।
लेकिन सर अगला 50 साल या 70 साल बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि दुनिया पेट्रोल को लेके मारामारी देख रहा है। दुनिया नहीं चाहता है कि ये पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी इतना रहे। सभी कंट्रीज चाह रहे हैं कि हम लोग पेट्रोल डिपेंडेंसी कम कर दें, इसलिए ये लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहता है। जैसे इंडिया भी वही चाह रहा है, इलेक्ट्रिक के पीछे भाग रहा है इंडिया। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, बैटरी कार, देख रहे हो ना आप लोग। तो कहीं ना कहीं यही फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल को लेके बहुत मारामारी, मैंने पेट्रोल डीजल को लेके जो भी हो, लेकिन अभी इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा, अभी समय लगेगा। शायद हम लोगों का जीवन काल खत्म हो जाए, आप लोगों का शायद रहे, मेरा नहीं रहेगा शायद, जो भी हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली काम करता है। ठीक है, जैसे तेल का दाम, कितना प्रोडक्शन करे वो भी प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो मार्केट में प्राइस गिर सकता है, क्योंकि उनको भी तो पैसा कमाना है। वो जो अफ्रीकन नेशंस एंड मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, अरब अरब के साथ जुड़ा हुआ जो भी एरिया है, मैप वाइज भी अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओपेक नेशंस किस एरिया में। मैप के अंदर से भी ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। पूरा जो ड्राई एरिया है ना, वर्ल्ड का जो ड्राई पार्ट है, ठीक है, स्पेशली दिस पार्ट, अफगानिस्तान भी ड्राई है बट वहां तेल नहीं मिलता है, ईरान में मिलता है सर। तुर्की को थोड़ा सा ले सकते हो। दीज आर दी कंट्रीज सर एक्चुअली। ये जो वर्ल्ड का जो ये जो पार्ट है ना सर, ये एक्चुअली तेल का जगह है। इसमें लीड करता है सऊदी अरेबियन नेशंस, ठीक है, ये लीड करता है। यूएई भी है इधर, ओमान, यमन, इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, चैड, सूडान, इजिप्ट, अल्जीरिया, सब आते हैं। और इधर एक कंट्री है, उसके पास अच्छा खासा तेल है बट बहुत खतरनाक हालत है, एडुकेशन नहीं है ना, बहुत खतरनाक हालत है, इकोनॉमी भयंकर है। कंट्री का नाम है वेनेजुएला। गायना के पास भी है, बट वेनेजुएला के पास तेल का बहुत बहुत सोर्स है। कोलंबिया के पास भी है, बट वेनेजुएला बहुत रिच है तेल में, बहुत। बट यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा महंगाई चल रहा है। इवन ऐसा हालत खराब है कि इंसान इंसान को काट के खा रहा है। मैंने इतना तेल होके भी कुछ कर नहीं पा रहा है, अपना इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा है। कभी बताऊंगा सर, एक साथ सारा बात नहीं कर सकता, बताऊंगा। सो आई होप कि आपको अलग अलग ओलिगोपोली का एग्जाम्पल्स मिला होगा। अब और मुझे ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है कि ओलिगोपोली का क्या क्या कैरेक्टर है, कि यहाँ पर सेलर ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, वेरी फ्यू। इंटरडिपेंडेंस होता है, ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज फ्यू, एनी चेंज इन प्राइस, आउटपुट, एडवर्टाइजिंग टेक्निक बाय ए फार्म विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फॉर्च्यून ऑफ द राइवल्स, है ना। यानी एक का डिसीजन पे दूसरे का किस्मत चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी आपको मैं बताया ना स्टार्टिंग, आज का सबसे बड़ा टॉपिक, बजाज एंड हीरो के जो डिसीजन हैं, उसमें रॉयल एनफील्ड का किस्मत इधर उधर हो सकता है। तो इंटरडिपेंडेंसी तो है ना। एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, इस बिजनेस में एडवर्टाइजिंग बहुत होते हैं, देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सेलिंग में भी खर्चा है। इट इज टू बी नोटेड दैट फार्म्स इन सच टाइप ऑफ मार्केट शुड अवॉइड प्राइस कटिंग। ये लोग दाम को कट करने में उतना बिलीव नहीं करते। ये लोग प्राइस बेसिस में एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करता है कि भाई तुम ज्यादा बोल रहे हो मैं कम करके मार्केट पकड़ लूंगा, ये इनका मेन क्राइटेरिया नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से कस्टमर के दिल में जगह बनाना चाहता है। डिजाइन, ठीक है, किसका डिजाइन बेहतर है, किसका लुक्स बेहतर है। प्राइस कटिंग इज नॉट दी मोटो, कि भाई तुम 1 लाख, तुम 1.5 लाख में दे रहे हो, मैं 1,40,000 में दे दूंगा। अरे भाई जो 1,40,000 दे सकता है वो 1.5 लाख भी दे सकता है। हाँ सर, क्या बोलते हो। अगर किसी चीज के लिए तुम 1,40,000 दे सकते हो तो 1,50,000 भी दे सकते हो ना। हाँ या ना। अरे बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। सब इतना चुप कहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या।
ক্রিস, মানসি, সাহিল, हाँ সোমনাথ सर। বুঝে যাচ্ছে তো? ওকে স্যার। सो आप समझ ही पा रहे हो कि इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। एडवर्टाइजिंग में थ्रू से ये एक्चुअली पब्लिक के दिल में जगह बनाते हैं। ग्रुप बिहेवियर, देयर इज नो जनरली एक्सेप्ट the members of a group agree to pull together in a promotion of common interest। जैसे कि ओपेक के बारे में बताया, सारे तेल तेल बेचने वाले देश एक हो गया, ठीक है। 13 देश आपको मैं दिखाया, दुनिया में देश है, देश का संख्या है 210, उनमें से 13 से लेके 20 कंट्रीज में तेल का अवेलेबिलिटी है, मैंने तेल का माइंस है, ऑयल माइंस। तो ये कॉमन इंटरेस्ट में काम करते हैं, ठीक है। और विल दे फाइट टू प्रमोट देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, या तो एक दूसरे के इंटरेस्ट के हित में काम करेगा, या तो एक दूसरे के साथ लड़ लेगा। Each oligopolist closely watches the business behavior of the other oligopolist. Each oligopolist closely watch the business behavior of the other oligopolist। एक दूसरे को बहुत क्लोजली वॉच करता है। जैसे मैंने आपको अभी ओपेक के बारे में बताया ना, अब इसी का एक बहुत रिसेंट एक आपको एक इंटरनेशनल एक चीज बताता हूँ। जैसे रशिया तेल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट रशिया के पास तेल का रिजर्व बहुत है। तेल का इसके पास रिजर्व बहुत है, इसके पास पैसा है, ये दूसरे दुनिया से लेते हैं और रिजर्व करके रखा है। और इतना रिजर्वेशन है इसके पास तेल का कि रिसेंटली इंडिया अरबियन नेशन से तेल ना लेके, और अरबियन नेशन में सर अमेरिका का दादागिरी है, ठीक है। तो ये इंडिया ने क्या किया, अमेरिका का आंख को एकदम साइड रख दिया, रशिया सस्ता में तेल दिया है और इंडिया ने वही तेल बेचा, माने खरीदा रशिया से। मोदी जी ने रिसेंटली जब तेल का दाम बहुत ज्यादा हो जा रहा था, तब जाके इंडिया ने डिसीजन लिया कि हम लोग इतना महंगा तेल तो नहीं ले सकते, क्योंकि अरबियन नेशंस में तेल ज्यादा हो रहा था। रशिया रिजर्व के पास बहुत है, और रशिया इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता रखता है। मोदी जी ने अमेरिका का दादागिरी को साइड में रख के रशिया के साथ डील कर ली। पाकिस्तान का मैं क्या बात करूं आपको, पाकिस्तान जैसा गजब ही दिमाग है इनका। क्या करता है सर, रशिया से इंडिया तेल लेता है, फिर उसी तेल को रिफाइन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी रशिया से आजकल तेल ले रहा है, और इमरान खान गया था, वो वीडियो वायरल होता है सर। बाद में इमरान खान का डील कैंसिल हो गया था, अभी करंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी गया था, तो अभी ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ही लेता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लेता है, हम लोग एनिमी है ना उसका। तो क्या करता है इंडिया, रशिया रशिया इंडिया को तेल बेचता है। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है रिलायंस का जामनगर फैक्ट्री, वहां पर ऑयल रिफाइन होकर वही तेल अरब पहुंचते हैं, मानी यूनाइटेड अरब पहुंचते हैं, ठीक है, दुबई। फिर दुबई से वो तेल फिर पाकिस्तान के पास आता है। इस तरह से पाकिस्तान बहुत सारा प्रोडक्ट इंडिया से लेता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेता। अरे भाई, रिश्ता अच्छा कर ले, लोग रोटी का मोहताज होकर रखा है। हाँ, अगर रिश्ता अच्छा होता तो फिर हम लोग डायरेक्ट तुमको दे देते भाई, अपना छोटा भाई है। लेकिन ये लोग इतना दिमाग का क्या बताऊं सर, अरे मन में इतना मतलब क्या बताए सर, छोड़ो। मन में इतना खोट है ना इनका, बता नहीं सकते आप। तो हम लोग यहीं से वाघा बॉर्डर से भेज देते तुमको तेल। तेल भेज देते, खाना भेज देते। आटा 150 टका केजी चल रहा है वहां पर, अंगूर का दाम 800 टका, एक लॉट अंगूर का दाम है 800 टका, बहुत भयंकर हालत है। लेकिन फिर भी इंडिया का ही प्रोडक्ट दुबई होके पाकिस्तान आ रहा है, क्या बोले, छोड़ो। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह का दादागिरी चलता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कॉमन बिहेवियर के थ्रू से, तो ग्रुप बिहेवियर होता है। अच्छा, ऑलिगोपोली ग्राफ जो होता है ना, या ऑलिगोपोली कार्व, ठीक है, ग्राफ बोलो या कार्व, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ इस तरह का है। Indeterminateness of the demand curve because of the interdependence of the farm of oligopoly and because of inability of a particular farm to predict the behavior of other। बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये 2-3 फार्म होते हैं मैंने बिजनेस, और एक दूसरे से डिपेंड करता है। जैसे बजाज, हीरो, रॉयल एनफील्ड, 3 एग्जाम्पल याद करो, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है।
लेकिन कोई किसी का बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे रॉयल एनफील्ड कभी सोचा नहीं था शायद कि बजाज या हीरो ऐसा कुछ डिसीजन लेगा, तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। The demand curve facing an oligopolistic firm losses its definiteness and determinateness। यानी वो जिस तरह का उसका डिमांड कर्व होना चाहिए था वो थोड़ा सा टूट जाता है। इसीलिए the demand curve facing an oligopolist may have a kink at the level of prevailing price। यानी ऐसा आते आते थोड़ा ऐसा हो जाता है, suggesting stickiness in the price level। The kink is formed at the prevailing price level at K because the segment of demand curve above K is highly elastic and below K is inelastic। समझाता हूं सर, ये किंक जो है ये ओलिगोपोली का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहां पर ये थोड़ा सा किंक का एग्जैक्टली मतलब क्या बताऊं आपको, मैंने जब थोड़ा सा ना वो चेंज हो जाता है उसका जो टर्न हो जाता है, टर्न और बेंड इन समथिंग दैट शुड बी स्ट्रेट। जो स्ट्रेट होना चाहिए था नॉर्मली, वो स्ट्रेट होना चाहिए था, बट वो टर्न कर लेता है। ऐसा क्यों? ठीक जैसा आप यहां देखोगे, इसका जो डिमांड कर्व है ओलिगोपोली बिजनेस का, वो ओलिगोपोली कर्व ऐसा ही आता है सर। इसी तरह से बाकी कर्व भी आप लोगों ने देखा, स्ट्रेट ही आना चाहिए था, बट अचानक से इसके आउटपुट में इफेक्ट पड़ता है, इसके प्राइस पॉइंट में इफेक्ट पड़ता है, और ये जो के पॉइंट है ना, यहाँ पर आके ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो जाते हैं और थोड़ा सा इसका स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट ना रह के थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, टर्न ले लेता है। ये ओलिगोपोली बिजनेस का ग्राफ का एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब आपके मन में चल रहा होगा ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है तेरे आने के बाद ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो एक दूसरे के प्रति जो इंटर या फिर इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ द डिमांड कर्व, माने ये डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि इसका कॉम्पिटिटर क्या करेगा, डेफिनेट नहीं हो पाता है, तो उसको अचानक से लॉस भी हो सकता है। डिफाइनेट को वो लॉस करता है या डिटर्मिनेटनेस को लॉस कर जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर बिहेवियर। ठीक है, ठीक जैसे प्रॉब्लम जियो के साथ एयरटेल वोडाफोन का हुआ था, रॉयल एनफील्ड को भी होने वाला है हीरो एंड बजाज के चलते। इसीलिए बात कर रहे थे डिमांड ऑफ किसी ओलिगोपोलिस्ट में हैव अ किंक एट द लेवल ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस सजेस्टिंग स्टिकीनेस इन द प्राइस लेवल। द किंक इज फॉर्म एट द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल एट के, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखा, बिकॉज द सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव के इज हाईली इलास्टिक। यानी पहले बिजनेस में ना एक इलास्टिसिटी था, ये डिमांड की मैं सिखाऊंगा डिटेल्स में वापस, जो लोग इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा उसको सिखाऊंगा सर। इस एरिया में बिजनेस का इलास्टिसिटी हाई है, माने डिमांड भी हाई है, इलास्टिक हाई माने प्रोडक्ट डिमांड अच्छा चल रहा है, बट अचानक से मार्केट में जैसे कि रॉयल एनफील्ड अभी इलास्टिक है, बट कल अगर हार्ले डेविडसन आ जाएगा, आपको नहीं लगता कि रॉयल एनफील्ड के इलास्टिसिटी में थोड़ा मतलब असर पड़ेगा? हेलो, रॉयल एनफील्ड भी इलास्टिक है, बट हार्ले आएगा तो फिर उसका इलास्टिसिटी में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। हाँ पड़ेगा। बस वही कारण है, वही कारण है, वही बताना चाहता है कि पहले बिजनेस एक अच्छा लेवल में इलास्टिसिटी ठीक ठाक चल रहा था, बट अचानक से अगर कॉम्पिटिटर के बिहेवियर में इसको थोड़ा सा टेढ़ो हो जाते हैं, टर्न ले लेते हैं, यही बात कहना चाहता। अब तब उसको फिर से सोचना पड़ता है कि अभी क्या किया जाए। ठीक है, तो के के ऊपर का जो हिस्सा है वो हाईली इलास्टिक है, बट के नीचे का जो हिस्सा है वो इन इलास्टिक है। द डिफरेंस इन इलास्टिसिटी इज ड्यू टू पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव रिएक्शन पैटर्न, ये रिएक्शन के कारण है। Each oligopolist believe that if it lower their price below K, his competitor will follow him। oligopolist को क्या लगता है कि अगर वो प्रोडक्ट का दाम कम कर देता है तो फिर उसका कॉम्पिटिटर उसको फॉलो कर लेगा, है ना, तो फॉलो करेगा तो फिर अल्टीमेटली दाम कम करके कोई फायदा नहीं है। Whereas if the raises the price above K, अगर वो दाम बढ़ा देगा तो कॉम्पिटिटर दाम नहीं बढ़ाएगा। हाँ सर, क्या लगता है आपको? कोई अगर दाम कम करेगा तो कॉम्पिटिटर भी दाम कम करेगा, लेकिन अगर दाम बढ़ा देगा,
ठीक है, जैसे कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या सोचते हैं कि अगर दाम बढ़ाएगा तो कोई नहीं बढ़ाएगा। मानो कि अगर रॉयल एनफील्ड सोच रहे कि दाम को कम करना है, तो अगर कॉम्पिटिटर कोई है तो वो दाम कम करेगा, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, माने सबको एक सिमिलरिटीज मिल जाएगा। लेकिन अगर रॉयल एनफील्ड सोचे नहीं मेरे को अच्छा सेल हो रहा है, मैं दाम बढ़ा दूंगा, तो बाकी लोग क्या बोलेगा, भाई रहने दो हमारा, उसका दाम बढ़ेगा तो शायद कुछ कस्टमर हमारे तरफ आ जाए, है ना, डिमांड का रूल फॉलो करेगा, है ना, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये सब डिमांड में वापस सिखाऊंगा आप लोगों को। तो यही बात यहाँ पर कहना चाहता है सर, कि difference is in elastic due to particular competitive reaction. Each oligopolist believe that if वो दाम कम करेगा तो कॉम्पिटिटर भी दाम कम करेगा, लेकिन अगर वो दाम को बढ़ा देगा, अगर वो दाम को बढ़ा देगा तो शायद कॉम्पिटिटर दाम को ना बढ़ाए, तो शायद कॉम्पिटिटर दाम को ना बढ़ाए। समझ रहे हो सर? अच्छा, प्राइस रिजिडिटी, price rigidity is found in the oligopolist market because when oligopolist lower the price, a competitor will feel that if they do not follow the price cut, their customer will run away and buy from the firm, है ना। अगर वो भी दाम कम नहीं करेगा तो फिर कस्टमर का क्या है, वो जहां कम मिलेगा वहीं जाएगा। जैसे कि जियो जब कम कर दिया था, सारे लोग जियो में शिफ्ट हो गए थे, फ्री में नेट जो मिल रहा था। Thus, in order to maintain their customers, they will also lower their price. The upper portion of the demand curve is price elastic. On the other hand, if a firm increase the price of the product, there will be a substantial reduction in its sales because as a result of the rise in its price, the customer will withdraw from it and go its competitors. जिसका दाम ज्यादा होगा वहां से भाग के जहां सस्ता होगा वहां चला जाए, which will welcome the customers and will gain in sales. सेल्स ग्रो करेगा। लेकिन सर इसमें भी सोचने वाला बात है, सिर्फ सेल को बढ़ाने के लिए दाम को कम करना ऑलवेज सही नहीं होता है, वो थोड़ा सा लॉन्ग रन में प्रॉब्लम कर देता है मे भी। ठीक है, जैसे बिग बाजार अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटाने के लिए इतना दाम को कम कर दिया कि आज वो खुद ही मार्केट से हट गया। कुछ समझ रहे हो? बिग बाजार इतना बाई वन गेट वन चलाता था, ठीक है, जिसके चक्कर में बाकी नॉर्मल लोग आसपास के दुकान छोड़ के बिग बाजार में चला जाता था। क्योंकि अगर मार्केट में कोई बंदा दो पैकेट मैगी खरीदने जाएगा एक होलसेलर के पास, तो भी इतना सस्ता नहीं मिलेगा। बिग बाजार में जाएगा तो बाई वन गेट वन, एक मैगी लोगे तो दूसरा मैगी फ्री। तो इसका बहुत लोग फायदा उठाता था। लेकिन इतना ज्यादा प्राइस कट करना बिग बाजार के लिए भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि आज वही खुद भारी होके निकल गया। अभी नहीं है, बिग बाजार खत्म हो गया, लॉस में चला गया, 30,000 करोड़ का लोन के बार्डन में छुप गया। समझ रहे हो? ये कॉम्पिटिटर खुश हो जाते हैं। Therefore, no motivation to match the price rise. तो यहाँ पर ना प्राइस को मैच करना मेन मोटिवेशन नहीं है। Oligopolist who raises its price will lose a great deal and will therefore refrain from increasing price. Normally, दाम ज्यादा बढ़ाने में ये लोग बिलीव नहीं करता है, क्योंकि तो कॉम्पिटिटर को फायदा हो जाएगा। This behavior of oligopolist explain the inelastic lower portion of the demand. इसीलिए लोअर पोर्शन इनइलास्टिक होते हैं। लोअर पोर्शन इसलिए इनइलास्टिक हो जाते हैं क्योंकि दाम नहीं बढ़ा पाते, बट इस पोर्शन में इलास्टिसिटी होता है, तो इस पोर्शन पे दाम बढ़ाने का कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि वो बिहेवियर को पहचान नहीं पाता कि अचानक से बिहेवियर, कॉम्पिटिटर का बिहेवियर क्या होगा। इसीलिए ये लोग प्राइस में थोड़ा सा रिजिडिटी होते हैं, अपर पोर्शंस में, सॉरी लोअर पोर्शंस में, और अपर पोर्शन में थोड़ा लेस रिजिड होते हैं। ठीक है, इसीलिए लोअर पोर्शन इनइलास्टिक, अपर पोर्शन इलास्टिक। Each oligopolist will thus adhere to the prevailing price, seeing no gain in change in it, and kink will be formed at the prevailing price, that is OP into KQ. OP equals to KQ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, OP प्राइस में KQ आपका किंक एरिया। ठीक है, ये चीज नॉर्मली एक ऑलिगोपोली रिजिडिटी में, प्राइस में रिजिडिटी फेस करता है। अच्छा, नॉर्मली ऑलिगोपोली मार्केट में इजीली एंटर करना इतना आसान नहीं है, मैं आपको इससे बारे में पहले ही बोल दिया था। इन ऑलिगोपोली देयर इज नो फ्री एंट्री एंड नो ब्लॉक्ड एंट्री। एंट्री फ्री भी नहीं है, ब्लॉक भी नहीं है। सो वी कैन से दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल बैरियर्स, माने बहुत ज्यादा बैरियर नहीं है बट सब्सटेंशियल बैरियर है। सब्सटेंशियल माने थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत बैरियर है बट नॉट बहुत ज्यादा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑलिगोपोली मार्केट्स। अब आप कहीं से भी पढ़ो सर, मेरे नोट से पढ़ लो, इंस्टीट्यूट के मैट से पढ़ लो, ठीक है, जो भी आपके पास है, या फिर शॉर्ट नोट्स जो है इकोनॉमिक्स का वहां से पढ़ लो।
जहां से मर्जी पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो, रेडी करो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एकदम इकोनॉमिक्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब डिमांड से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, आई होप बहुत ज्यादा दिमाग खाया आप लोगों का। थैंक यू, गुड नाइट, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।